आपके अकॉर्डिंग आज के टाइम में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, डिग्री या स्किल? देखो, डिग्री जो है आपका एक एंट्री देता है, मतलब एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। आप कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, राइट? कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद आपको बीटेक का डिग्री मिल जाता है, या बीकॉम का डिग्री मिल जाता है, या बीएससी का डिग्री मिल जाता है, कुछ भी, या बीई की डिग्री मिल जाता है, एमटेक भी आप कर सकते हैं। लेकिन वो सिर्फ एक आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप ये कोई सोचे कि मैंने बीटेक कर लिया, मुझे जॉब लग जाएगा, तो ये मुझे कहने में थोड़ा भी संकोच नहीं है कि अभी ऐसा बहुत ही इम्पॉसिबल है। आप बताइए कि बीटेक में या बीई में जो बच्चे सिलेबस पढ़ते हैं वो आईटी इंडस्ट्री की कंपनी में कहीं काम आता है? तो इसका मैं एक आंसर देता हूँ। मेरा जो बीटेक है, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस है। तो मैंने बताया कि मुझे इस कम्युनिकेशन में बहुत इंटरेस्ट था, जो आज भी उस लाइन में काम कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक में बिल्कुल इंटरेस्ट है, चिप क्या होता है, सर्किट्स कैसे बनती है, आज भी मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। क्या मैंने सीखा बीटेक में? डेटा कम्युनिकेशन, ओएसआई लेयर क्या होती है, टीसीपी/आईपी क्या होती है, राइट? वो पढ़ाया हुआ चीज आज भी मैं यूज करता हूँ और डेली यूज होता है। मतलब कि आपकी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा जाना है, तो बीटेक में जो ओएसआई लेयर पढ़ाया गया था उसी को यूज करके ही आप भेजोगे, वही कॉन्सेप्ट यूज होगा, कोई ओएसआई लेयर चेंज नहीं हुआ है। ओके। तो एक सिक्योरिटी इंजीनियर का इसमें क्या रोल होता है, वो क्या करते हैं? मतलब हमारी ऑडियंस ही समझना चाहती है। देखो सर, एक्चुअली इसको इस तरीके से समझो कि आपने एक बहुत बढ़िया घर बनाया, ठीक है? आपने बहुत पैसा लगाया और आप उसको सिक्योर नहीं कर रहे हो, उसमें दरवाजा नहीं लगा रहे हो, आप लॉक नहीं लगा रहे हो, तो क्या होगा आपका? कोई भी आकर आके रात में सो रहे होगा, चोरी करके चला जाएगा। तो कंपनियां जो होती है उसको बोलते हैं डिजिटल सिक्योरिटी, कि कंपनियों के अपने सर्वर्स होते हैं, उनकी अपनी फाइल्स होती हैं, उनका डेटाबेस होता है। अब वो क्या होता है कि फिजिकल सिक्योरिटी तो कंपनी में रहता है, सिक्योरिटी गार्ड बैठा रहता है, आप कंप्यूटर उठा के बाहर नहीं ले जाओगे, वो पकड़ लेगा आपको। लेकिन जो कंप्यूटर के अंदर फाइल रखा हुआ है उसको इंटरनेट पर अपलोड कर दोगे आप, तो कौन पकड़ेगा आपको? कोई नहीं पकड़ सकता है। इसीलिए कंपनी सिक्योरिटी इंजीनियर को हायर करती है। दे आर द वॉरियर्स। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका गोइनेट टेक्नोलॉजी के एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं पॉडकास्टिंग की। हमारे चैनल पे आपने इतनी वीडियोस दी और जो प्यार दिया चैनल को, तो हमने सोचा कि चलो रिवॉल्यूशन लेकर आते हैं और नई चीजें स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सालों से आप हमारे चैनल पर साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, क्लाउड, इनकी वीडियोस देख के एडुकेट हो रहे हो, हमारे साथ जुड़ रहे हो और कोर्सेस ले रहे हो, अपडेट हो रहे हो, अपने करियर में नई ऊंचाइयां हासिल कर रहे हो। तो क्यों ना हमने प्लान करा कि इसके ऊपर एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट बनाया जाए। और आज हमारे साथ हैं हमारे बहुत ही प्रीशियस गेस्ट मिस्टर पंकज कुमार। नमस्कार सर। थैंक यू सो मच ध्रुव जी फॉर इनवाइटिंग इन द गोइनेट टेक्नोलॉजीज। पंकज सर बहुत सालों से मेंटोर हैं, मेंटोरशिप दे रहे हैं। तो गोइनेट टेक्नोलॉजीज जुड़ना चाहती है पंकज सर के साथ कि आप आए प्लीज, और जितने भी हमारी ऑडियंस है, जो हमारे व्यूअरशिप है, उनके साथ अपना एक्सपीरियंस साझा करें कि अगर कोई बच्चा करियर में जा रहा है, 12th कर रहा है या बीटेक कर रहा है, तो उसको क्या सर्टिफिकेशन करना इंपॉर्टेंट है। क्या सिर्फ बीटेक करने से आपको 1 करोड़ का पैकेज मिल जाएगा, या आपको कुछ और भी साथ में करना पड़ेगा? या फिर आपने 12th करी हुई है तो बीटेक आपको किस ट्रेड से करनी चाहिए, और आने वाले टाइम में किस चीज का स्कोप है और फ्यूचर क्या है? और अगर आप चाहते हो कि आपकी जॉब इंडिया से बाहर लग जाए, लाइक आप यूएस जाना चाहते हो, आप कनाडा जाना चाहते हो, आप सिंगापुर जाना चाहते हो, मलेशिया जाना चाहते हो, दुबई जाना चाहते हो, तो किन सर्टिफिकेशन या किस स्किल के बेस पर आपको वो कंपनीज हायर करती हैं? तो शुरू करते हैं। तो पंकज सर की जर्नी बहुत लंबी है, हम जर्नी भी सर की सुनेंगे। तो पंकज सर, सबसे पहले तो आपका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, सो दैट कि हमारी ऑडियंस आपसे कनेक्ट हो पाए। थैंक यू सो मच ध्रुव जी फॉर इनवाइटिंग मी इन द गोइनेट टेक्नोलॉजी। मेरी जर्नी एक बड़ी ही स्ट्रगलफुल रही है। मैं एक बिहार के छोटे गांव से, एक ब्लॉक पड़ता है नुआव ब्लॉक, कैमूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहाँ एक खुदरा गांव है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और जस्ट वहाँ से निकल के मैंने अपनी पढ़ाई की, ग्रेजुएशन किया हिंदी मीडियम से, और नॉट ग्रेजुएशन, 10th-12th किया, फिर मैंने बीटेक से ग्रेजुएशन किया। एंड वहाँ से मैंने बीटेक करने के बाद मैंने सोचा कि कौन सा फील्ड मेरे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा ताकि मैं जाकर अपनी करियर को बना सकूं। तो उस समय रिसेशन का टाइम था, 2008-9 की बात आपने सुना होगा। तो कोई मार्केट में जॉब नहीं थी। मैंने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से किया था। फिर समहाउ 5-7 हज़ार की जॉब मिली, फील्ड जॉब, जो टेलीकम्युनिकेशन का आपने सुना होगा, टाटा डोकोमो, जेट्टी टेलीकम्युनिकेशन, एयरटेल। तो समहाउ आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि भाई मुझे वहाँ पे कुछ करना चाहिए। तो मैंने वहाँ फील्ड जॉब सीखा, किस तरीके से राउटर लगते हैं, किस तरीके से स्विच लगते हैं, कैसे आपका टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट चलता है, बीटीएस, बीएससी, एमएससी क्या होता है, आरएफ एंटीनास क्या होती हैं, फाइबर केबल कैसे चलते हैं, केबल के अंदर आपका डेटा कम्युनिकेशन कैसे होता है, ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ सीखा। धीरे धीरे मेरी जर्नी बिहार के एक मुजफ्फरपुर से स्टार्ट हुई, जो ये सब
बहुत ही ग्राउंड लेवल मैंने सीखा। फिर मेरी जर्नी एक जेटी टेलीकम्युनिकेशन में लैंड हुई, जो गुड़गांव बेस्ड एमएनसी थी। फिर मेरे को वहाँ बुलाया गया, फिर वहाँ पे मैंने नॉक में काम किया, फिर वहाँ से मैंने टेक महिंद्रा में ज्वाइन किया, फिर मैंने एचसीएल में काम किया, फिर अलग अलग एमएनसीज में ब्रिटिश टेलीकॉम मैंने काम किया। एंड 16-17 सालों से मैं इंडस्ट्री में हूँ। काफ़ी उतार चढ़ाव मैंने देखा, बट सब परिवार की दया, माता पिता का आशीर्वाद, दोस्तों की ब्लेसिंग्स, काफ़ी कुछ सीखा। और आज जो भी हूँ इसी के बदौलत हूँ। कंटिन्यूस लर्निंग, एक अच्छा रोड मैप, एक सर्टिफिकेशंस और राइट अप्रोच टू लर्न समथिंग टू सर्वाइव इन द आईटी इंडस्ट्री। तो जैसे आप बता रहे हो कि आपने एक छोटे से गांव से लेके इतनी बड़ी बड़ी एमएनसी में काम किया, चाहे वो जेटी हो, एयरटेल हो, टाटा डोकोमो हो या फिर ब्रिटिश टेलीकॉम, तो इन सभी कंपनीज में जो आपने सफर तय किया, तो सिर्फ ये बीटेक के बेस्ड पर हो पाया या आपने इसके अलावा बहुत सारे सर्टिफिकेशन किए हैं? देखो सर, एक बड़ा ही मिथ है कि देखो बीटेक क्या होता है कि हम जब बीटेक में होते हैं तो वहाँ पे आपका बेसिकली आईटी डोमेन होता है, जिसके अंदर आप कंप्यूटर साइंस करते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करते हो। मेरा जो ब्रांच था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो मुझे कम्युनिकेशन में बड़ा इंटरेस्ट था शुरू से ही कि भाई ये एंटीना क्या होता है, इस पर सिग्नल कैसे जाता है, कभी दिखता तो है नहीं, जाता कैसे है। तो मुझे उसकी क्यूरियोसिटी थी कि भाई इसको मेरे को सीखना है कि हवा में भी कैसे सिग्नल बात हो, मैं आपको बोल रहा हूँ, हवा में आप सुन रहे हो, कैसे होता है, कैसे पॉसिबल है, यूएस में बंदा बैठा हुआ इंडिया में बात कर रहा, हाउ इट इज पॉसिबल। सो वहां से मेरे अंदर बीटेक के साथ ही मेरे के अंदर क्यूरियोसिटी बनी हुई थी। तो मैंने वहां पे एंटीना के बारे में रिसर्च किया, मोबाइल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा। तो वही चीज मैंने कंटिन्यू करते करते जब मैंने जॉब में उतरा तो मैंने देखा कि मेरे मेंटर काफी कुछ मिले। उन्होंने बताया कि क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था, तो एक मेंटर होना आपकी लाइफ में बहुत जरूरी है। तो मेरे हर कंपनी में मैंने अपना मेंटर बनाया कि भाई किसी भी मैंने फुल्ली ट्रस्ट किया कि सर मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं तो एक गांव से हूँ, मुझे मेरा ना कोई बैकग्राउंड आईटी में, ना कोई मेरे चाचा है, ना मेरे फादर है, ना मेरा कोई रिलेटिव है, कोई भी नहीं है। मैं अकेला अपने फैमिली का पहला इकलौता बंदा हूँ जो मैं आईटी इंडस्ट्री में आया हूँ। तो मैं लोगों पे ट्रस्ट किया, उनके लिए मैंने काफ़ी कुछ मतलब किया ताकि वो मुझे कुछ हेल्प कर सकें। जैसे उनकी कोई रिक्वायरमेंट है तो मैं उनको फुलफिल कर देता हूँ, ऑन जॉब सपोर्ट कुछ चाहिए होता था, एक्सटेंडेड आवर मैं उनको सपोर्ट भी देता था कि चलो ठीक है, मुझे कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे मेरे को पता चला कि भाई आप नेटवर्किंग की सर्टिफिकेशन कर सकते हो, आप सीसीएनए पढ़ सकते हो, आप सीसीएनपी पढ़ सकते हो, आप सीसीआई कर सकते हो। तो उस समय तो मुझे इनका फुल फॉर्म भी नहीं पता था, बट ग्रेजुअली स्टार्ट लर्निंग। और इसके बाद मैंने साइबर सिक्योरिटी किया, मैंने क्लाउड सिक्योरिटी किया, मैंने फायरवॉल्स में मास्टरी की, पोलो अल्टो हो गया, फोर्टीगेट हो गया, चेक पॉइंट हो गया, एसे हो गया, जी स्केलर की जो क्लाउड सिक्योरिटी है। तो धीरे धीरे मैंने डोमेन को मल्टीप्लाई कर देगा। एसडी-WAN टेक्नोलॉजी जो आजकल सबसे ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज है, हर कोई पढ़ना चाहता है, जिसपे आप पढ़ते ही आपके पैकेज सीधे मल्टीप्लाई होते हैं, 30 से 40, 40 से 50, 20 से 30, इस तरीके से हो सकते हैं। तो इन सब चीजों पे मैंने बड़ा टाइम इन्वेस्ट किया, सीखा, तब जाके मैं धीरे धीरे आईटी इंडस्ट्री में ग्रो कर पाया अपने आप को। तो पंकज सर, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, कुछ एक कंपनी के मैं नाम लूँ, जैसे एचसीएल हो गई, विप्रो हो गई, सिस्को हो गई, जूनिपर हो गई, तो एक सिक्योरिटी इंजीनियर का इसमें क्या रोल होता है, वो क्या करते हैं, मतलब हमारी ऑडियंस ही समझना चाहती है। देखो सर, एक्चुअली इसको इस तरीके से समझो कि आपने एक बहुत बढ़िया घर बनाया, ठीक है, आपने बहुत पैसा लगाया और आप उसको सिक्योर नहीं कर रहे हो, उसमें दरवाजा नहीं लगा रहे हो, आप लॉक नहीं लगा रहे हो, तो क्या होगा आपका, कोई भी आकर आके रात में सो रहे होगे चोरी करके चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं फिजिकल सिक्योरिटी। आप सीसीटीवी कैमरा लगाते हो, आप इसके अंदर सिक्योरिटी गार्ड बैठाते हो, तो आपका घर वो सेफ रहता है, आप लॉक से घर सेफ रहता है। तो कंपनियां जो होती है उसको बोलते हैं डिजिटल सिक्योरिटी, कि कंपनियों के अपने सर्वर्स होते हैं, उनकी अपनी फाइल्स होती हैं, उनका डेटाबेस होता है। अब वो क्या होता है कि फिजिकल सिक्योरिटी तो कंपनी में रहता है, सिक्योरिटी गार्ड बैठा रहता है, आप कंप्यूटर उठा के बाहर नहीं ले जाओगे, वो पकड़ लेगा आपको। लेकिन जो कंप्यूटर के अंदर फाइल रखा हुआ है उसको इंटरनेट पे अपलोड कर दोगे आप, तो कौन पकड़ेगा आपको, कोई नहीं पकड़ सकता है। तो वो कैसे पकड़ा जाएगा चोर, किसने किया, कोई हैकर बाहर से बैठा हुआ आपके सिस्टम में आ गया, घुस गया। जैसे आपके यहाँ लैपटॉप लगा हुआ है, आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपने पॉडकास्ट की रील बनाई, अब किसी ने बाहर से इंटरनेट से आके आपके सर्वर पे अटैक करके सारी पॉडकास्ट को वहां से गायब कर दिया, उसको लॉक कर दिया, बोला कि ध्रुव जी पैसे दो आप मुझे, गुनेट टेक्नोलॉजी पैसे दो आप मुझे। तो क्या आप देंगे? तो आपके लिए तो लॉस हो गया, क्योंकि आपका तो डेटा वहां चला गया, तो आप सिक्योर करेंगे ना। इसीलिए कंपनी सिक्योरिटी इंजीनियर को हायर करती है, दे आर द वॉरियर्स। जैसे हमारे साइबर सोल्जर्स होते हैं, बॉर्डर पे काम करते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है, वैसे ही हमारे साइबर सिक्योरिटी कुछ इंजीनियर्स होते हैं, दे आर द सोल्जर्स हु इज जस्ट प्रोटेक्टिंग और डिजिटल एसेट्स। डेटा सिक्योर करते हैं, डेटा को सिक्योर करते हैं, और कैसे सिक्योर करना है, कौन सा टूल यूज करना है, कौन सी फायरवॉल यूज करनी है, उसके बारे में कॉन्फ़िगरेशन, ट्रबल शूटिंग, ये सारी चीजें वो करते हैं। तो अगर कोई
स्टूडेंट या कोई ऑलरेडी जो जॉब कर रहा है इस फील्ड में, नेटवर्किंग में या साइबर सिक्योरिटी में, या फिर क्लाउड इंजीनियर है, और वो जॉब लेना चाहता है अब्रॉड में, आउट ऑफ इंडिया, तो आपको क्या लगता है कि ज्यादा अपॉर्चुनिटीज कहाँ हैं और क्या पैकेजेस उनको मिल सकते हैं? जॉब से आने से पहले मैं आपको दो चीज बताना चाहूंगा सर। आईटी में हमारे पास क्या है कि बहुत जॉब्स हैं। आप सॉफ्टवेयर डोमेन में जा सकते हो, आप एक नेटवर्क डोमेन में जा सकते हो। एक ऐसा नेटवर्क सिक्योरिटी डोमेन है जिसको हम बोलते हैं कि एवरग्रीन डोमेन। जैसे एक आपकी इलेक्ट्रिशियन की जॉब होती है, हाँ, क्या वो खत्म हो सकती है? कभी नहीं। एक प्लम्बर की जॉब होती है, क्या खत्म हो सकती है? कभी नहीं। बैंक कभी बंद हो सकता है? नहीं। नर्सिंग कभी बंद हो सकती है? कभी नहीं। कभी नहीं। इसी तरीके से कंपनी जब तक है कोई भी आईटी की, चाहे इंडिया की हो चाहे बाहर की हो, उसमें आपकी आईटी इंजीनियर की जरूरत होती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर भले ही खत्म हो जाएंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बंद हो जाएगा, लेकिन फिर भी उनका कंप्यूटर मैनेज करने वाला कोई होना चाहिए, उनका सर्वर मैनेज करने वाला कभी होना चाहिए, उनका डेटा सेंटर मैनेज करने वाला कोई होना चाहिए। कंपनी जब एकदम बंद हो जाएगी तब ये जॉब निकाली जाएगी। जब कंपनी खत्म होगी तो दैट इज अ वर्स्ट सिचुएशन। बट कंपनी जिंदा है, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर जिंदा है। तो सबसे पहले एक रिसेशन फ्री जॉब है, एवरग्रीन रिसेशन फ्री। अगर इस फील्ड में आप आते हैं तो आपको इतनी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप सर्वाइवर के लिए टेंशन नहीं लेना। पहली बात खत्म। अब आपकी चॉइस होती है कि मुझे इंडिया में पैसा कमाना, मुझे बाहर पैसा कमाना है। अगर आप इंडिया में पैसा कमाना चाहते हो तो आप एक 3 लाख से अपनी पैकेज को स्टार्ट करके उसको 30 से 70 से 1 करोड़ भी कमा सकते हो। मैं एग्जांपल बता सकता हूँ, आपको लिंक्डइन प्रोफाइल दे सकता हूँ। जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे कलीग हैं, जो कमा रहे हैं आज के डेट में, सीनियर मैनेजर हैं, डायरेक्टर हैं, गूगल में है, माइक्रोसॉफ्ट में है, CIO हैं, या फिर आपके कंपनी में अलग अलग फाउंडर बन के बैठे हुए हैं, कंपनी चला रहे हैं, राइट। तो वो लोग आज CR से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। कैसे कमा रहे हैं? क्योंकि इसी स्किल्स को उन्होंने मोनेटाइज किया, अपने सर्टिफिकेशन को बढ़ाया, नेटवर्किंग पढ़ा, साइबर सिक्योरिटी पढ़ा, क्लाउड सिक्योरिटी पढ़ा, डेटा सेंटर टेक्नोलॉजी पढ़ा। तो इंडिया इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बाहर के जितनी कंपनियां आती है सब इंडिया में आपको आकर आउटसोर्स करती हैं बिजनेस। तो यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर आपका ड्रीम है US जाना, कनाडा जाना, दुबई जाना, सिंगापुर जाना, तो आप इजिली यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास वर्क परमिट वीजा है US का, आपको विद इन अ मंथ अगर ये स्किल्स है तुरंत हायर किया जाएगा वहां पे। अगर सिंगापुर का वर्क परमिट वीजा है, एस पास जिसको बोलते हैं, सिंगापुर पास बोलते हैं, जैसे वहां पे मैं भी गया था अपनी कंपनी के लिए, कुछ डेटा सेंटर का वहां पे करना था। तो आप वहां जाइए, आप वहां पे काम करिए और आपको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, करोड़ों में पैकेज होगा आपको वहां पे। दुबई आप जाते हैं, अगर दुबई की आपकी वीजा अगर बन जाता है वर्क परमिट, तो वहां भी जाकर आप लाखों करोड़ में पैसा कमा सकते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हो। पाथ बिल्कुल क्लियर है, सर्टिफिकेशन बहुत क्लियर है, बट यू हैव टू डिसाइड कि भाई कैसे आपको रोड मैप डिसाइड करना है अपना। लेकिन आप कह रहे हो कि आप अब्रॉड जाके लाखों करोड़ों कमा सकते हो, लेकिन मेरी फैमिली या मेरे जो जानने वाले हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनकी फैमिली हमेशा उनको बोलती है कि गवर्नमेंट जॉब ज्यादा बेटर है, IT जॉब और ये प्राइवेट जॉब रिस्की होती है। ये बड़ा अच्छा टॉपिक आपने बोला सर। मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। मैंने SCL में काम किया, ब्रिटिश टेलीकॉम में काम किया, टेक महिंद्रा में काम किया। मैं कई लोग ऐसा जानता हूँ जो गवर्नमेंट जॉब छोड़कर वो IT में आना चाहते हैं। इसके पीछे एक रीजन है। क्या? आप जैसे कोई बंदा बैंक में है, IT इंजीनियर है, ठीक है, SBI में लगा लो आप, ठीक है, कितनी सैलरी होगी? 50,000, 60,000, 1 लाख रुपया, ये होगी ना सैलरी। बिल्कुल। कितनी आपकी हाइक होती है साल में वहां पे, आप बताओ? 12-15%। 12-15% हाइक होती है। और आप बिल्कुल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आप सब चीज, सारी कंप्लायंस आपके लिए एप्लीकेबल, आप कुछ और नहीं कर सकते हो। लेकिन आपको 12 से अगर मतलब 1 लाख महीने से 2 लाख महीने जाना है तो आप एकदम से नहीं जा सकते वहां पे, आपको वेट करना पड़ेगा। वो भी पता नहीं कब फ्यूचर में होगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हो, बस ओनली आपका गवर्नमेंट में है कि जॉब सिक्योरिटी वहां पे है, थोड़ी सी आप सोचते हो कि सरकारी है, चलो ठीक है, चीजें जाएगी नहीं, जॉब जाएगी नहीं, मेंटली आपको वहां पे पीस है, बट वहीं पे आपकी ग्रोथ रुक जाती है। आपको जब ये ड्रीम होगा कि मुझे 3 लाख कमाना है, 2 लाख कमाना है, 4 लाख कमाना है, तो आप वहां नहीं कमा सकते गोइंग फ्यूचर। जब तक आप बहुत कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करते हो, गवर्नमेंट के अंदर प्रमोशन नहीं लेते हो, बहुत अच्छे लेवल पर जाते हो, नहीं कमा सकते। लेकिन प्राइवेट में क्या, अभी मैंने 1 साल जॉब किया, मेरी 50,000 सैलरी है, अगले साल स्विच मारा 1 लाख हो गई, उसके अगले साल हमारा 2 लाख हो गई। कैसे? क्योंकि मैंने सर्टिफिकेशन अपना अपग्रेड किया। तो लोग गवर्नमेंट सेक्टर को जॉब छोड़कर ऐसी कंपनियों में, एसेंचर में, विप्रो में, टेक महिंद्रा में, आपका एयरटेल में, सिस्को में, जूनिपर में जा रहे हैं, जिनके पास स्किल्ड है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस मार्केट को जो मोनेटाइजेशन है उसको यूटिलाइज किया जाए और अच्छा पैसा कमाया जाए, एक अच्छी लाइफ जी जाए। पंकज सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं कंफ्यूज रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो IT इंडस्ट्री है उसमें सिर्फ कोडिंग अगर आती है तभी आपकी जॉब लग सकती है, नॉन कोडिंग वालों के लिए कोई फील्ड नहीं है।
तो थोड़ा सा मुझे आप ये इलेबोरेट करो कि आईटी इंडस्ट्री में कोडिंग वालों के लिए और नॉन कोडिंग वालों के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। ध्रुव जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। तो आईटी के अंदर हमारे पास दो फील्ड हैं, कोडिंग, नॉन कोडिंग। कोडिंग का क्या हो गया कि जैसे आपको जावा आता हो, आपका सी प्लस प्लस आता हो, आपका रिएक्ट का फ्रेमवर्क आता हो, HTML के आपका फ्रेमवर्क आता हो, या फिर पाइथन आपको आता हो, दीज टेक्नोलॉजीज आर गोइंग टू गिव द हाई पेड जॉब्स। बट अभी समस्या क्या हो गया है कोडिंग के फील्ड में, जब से एआई आया है, दे आर किलिंग द कोडिंग जॉब्स। कि मतलब एक कोडर, एक डेवलपर जो 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, जो 50 लाख के पैकेज बैठा हुआ है या 1 CR के पैकेज बैठा हुआ है, वो जो कोड लिखेगा दिन भर में बैठ करना, एआई उसको 2 सेकंड में लिख देगा। एग्जैक्टली, और विदाउट एनी एरर, बिना विदाउट एनी एरर। उसको जाओ प्रोडक्शन में डालो, ऐप बनाओ, जो करना है करो, थोड़े बहुत उसमें लॉजिक लगाओ, आपकी ऐप रेडी हो जाएगी। तो जो कोडिंग का जो स्कोप है ना, इट्स गेटिंग डाउन डे बाय डे। मतलब जॉब है, लेकिन गोइंग फ्यूचर 2-3 साल के अंदर ये जॉब बहुत तेजी से डिक्लाइन होंगे, क्योंकि अभी डे बाय डे एआई इंप्रूव हो रहा है। एआई इंप्रूव होना मतलब कि और बेटर कोड लिखेगा। एआई एजेंट्स आ रहे हैं जो आपके बदले आपके कोड लिख देंगे। एआई एजेंट्स जो आप किसी से बनवा सकते हो, कि अगर चाहते हो कि ध्रुव जी गुइनेट के लिए आप पॉडकास्ट मत करो, मेरा एआई एजेंट करे, तो क्लोन करके आपको बना के दे देगा और वो पॉडकास्ट करेगा और आपकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी। तो दीज थिंग्स आर गेटिंग हाई डे बाय डे। बट सबसे बड़ी चीज है कि जो नॉन कोडिंग हमारा फील्ड है, नेटवर्क सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड, कोई भी एआई को चलाने के लिए ये बेस है। अगर ये नेटवर्क सिक्योरिटी नहीं रहेगा तो आपका एआई के मतलब जो भी प्रोग्राम रन ही नहीं करेंगे। उसके लिए इंटरनेट चाहिए ना रन करने के लिए। आप बैठे हो नोएडा में, बैठे हो दिल्ली में, राइट, आपको एआई का जो सर्वर है वो रखा हुआ यूएस में, आप कैसे पहुंचोगे? उसके लिए नेटवर्क चाहिए, ऑब्वियस है। तो जो एआई का जो हमारा जब से आया सिचुएशन इन कोडिंग बहुत ज्यादा कम हो गया है। लेकिन नॉन कोडिंग में, जैसे आप अगर सिक्योरिटी में, साइबर सिक्योरिटी में, क्लाउड में, नेटवर्किंग में अपनी करियर बनाना चाहते हो, तो वेरी स्टेबल्स और बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव आपको पैकेज मिल सकते हैं। लोगों को पता ही नहीं इस फील्ड के बारे में। लोग कोडिंग के पीछे, कॉलेज के किसी बच्चा से आप पूछो क्या करना चाहते, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। भाई क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि मेरे सीनियर ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर में करके वो पैसा कमा रहा है, मेरे कोई फ्रेंड ने बताया कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओ, पैसा अच्छा मिलेगा। लेकिन क्या आपने कोई दूसरा फील्ड एक्सप्लोर किया? क्या आपने सोचा कि ये नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी एंड क्लाउड किस तरीके से काम करते हो, इसमें कितना पैकेज है? मैं आपको बता सकता हूँ, naukri.com पे आप जाओ, आप जाके फ्री ऑफ, मतलब वहां पे कोई आपको पे नहीं करना है, ऐसी वेबसाइट पे जाओ, सर्च करो कि कोडिंग जॉब वर्सेस नॉन कोडिंग जॉब, या कोई भी नेटवर्क सिक्योरिटी की जॉब आप सर्च करो। बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस आपको 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख की जॉब अवेलेबल है वहां पे। तो सबसे बड़ी बात, कोडिंग में अभी आपकी जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन करियर इज वेरी अनस्टेबल। नॉन कोडिंग में आपको जॉब मिलेगी, करियर इज वेरी गोइंग टू बी स्टेबल और सिक्योर। मतलब कि आप रिसेशन फ्री फील्ड में हो, आप अपग्रेड करते जाओ, पैसा कमाते जाओ। आप ऐसा इसलिए तो नहीं बोल रहे कि आप नॉन कोडिंग फील्ड से हैं तो आपने वो वाली साइट्स देखी ना हो? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं पॉडकास्ट देखते रहता हूँ। मैं खुद एक रिसर्चर हूँ, मैं मेंटर हूँ, मैं इंडस्ट्री को बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ, और मैं खुद एक एआई को बहुत ही पैशनेटेड वे में यूज करता हूँ। तो मुझे पाइथन आता है, राइट, मैं पाइथन से ऑटोमेट करता हूँ। जैसे कोई एआई टूल है, मतलब कोई हमारा कोई नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइसेस है, उसमें एपीआई कॉल होता है, राइट। एपीआई कॉल को किस तरीके से पाइथन जेसन लैंग्वेज से उस पर बात करना है डब्बे से, वो मुझे आता है। सो मुझे कोडिंग की भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ऐसा नहीं, मैं कॉलेज में था, सी प्लस प्लस भी मैं किया हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं। लेकिन दिक्कत यह है कि कोडिंग में भी समस्या यह है कि जब से एआई आया, पहले ऐसा नहीं था, तब से ये प्रॉब्लम आने लगी। और बहुत सारी कंपनी ऐसी है कि जो कोडिंग की जो जॉब्स है उसको सप्रेस कर रही है, उसको ऑटोमेट कर रही है। तो मेरा ये मानना है कि गोइंग फ्यूचर थोड़ा सा करियर अनस्टेबल है। बट अगर बहुत हाई स्किल्ड कोडर आप हो, बहुत ही आपके जो ब्रेन है बहुत मतलब साफ है, तो आपकी जॉब कहीं नहीं जाने वाली। बट एवरेज हो तो थोड़ा सा आपको तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। अपने फ्रेंड सर्कल में मैं बोलता हूँ, बताता हूँ, बात करते हैं हम लोग, तो बता रहे हैं कि L1 और L2 की जॉब बहुत ज्यादा जा रही है, ले ऑफ हो रहे हैं। L3 L4 पे लोग बैठे हुए हैं, राइट, क्योंकि उनको एआई अभी रिप्लेस नहीं कर पा रहा। लेकिन L1 L2 जैसे 10 अगर L1 में है तो वो 2 या 3 रह गए, 6-7 को निकाल दिया। तो लेकिन वो लोग मुझे कहते हैं कि ध्रुव तुम बहुत लकी हो, तुम कंटेंट क्रिएशन में हो। मैं बताता हूँ उनको, भाई हमारी भी जॉब खतरे में है, क्योंकि एआई जो अब कंटेंट भी बनाने लगा है। राइट, आप मेरा क्लोन कर लो, कंटेंट बना लो, स्क्रिप्ट दे दो, वो बोल देगा, म्यूजिक भी लगा देगा, सारे काम हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, हमारी हर जगह एआई से खतरा तो है। लेकिन आपने ये कहा बिल्कुल सही बात है कि सिक्योरिटी में, क्लाउड में, नेटवर्किंग में अभी हार्डवेयर में एआई नहीं आया, एआई जो है सॉफ्टवेयर में आ चुका है। मैं कुछ चीजें इसमें और ऐड करना चाहता हूं सर, कि थोड़ा सा माइनर करेक्शन है। ऐसा नहीं है कि हमारी नेटवर्क सिक्योरिटी में, इंडस्ट्री में एआई नहीं है, एआई आया है।
जैसे L1 की आपने बात किया, तो हमारे यहाँ मॉनिटरिंग होती है नॉक सॉक में, जो हमारे इंजीनियर काम करते हैं। अभी उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा आगे आपको कि कैसे नॉक सॉक कैसे काम करता है। तो नॉक सॉक में जो हमारे जो भी इंजीनियर काम करते हैं वो मॉनिटरिंग करते हैं। पहले इसके लिए हमें बल्क में हायरिंग होती थी कि भाई 20 लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं अलग अलग शिफ्ट में, कोई मॉर्निंग शिफ्ट में आ रहा है, कोई इवनिंग शिफ्ट में आ रहा है, कोई नाइट शिफ्ट में आ रहा है। अब क्या हुआ कि वो मॉनिटरिंग का जो काम है ना, अब टूल कर रहा है। कि कोई राउटर है, समझो आप, टेस्टर भी बोलते थे, हाँ टेस्टर बोलते हैं, मॉनिटरिंग इंजीनियर बोलते हैं। तो कोई राउटर डाउन हुआ, इंटरफेस उसका डाउन चला गया, तो पहले होता था कि जाके राउटर पर लॉगिन करो और उसको चेक करो क्यों डाउन गया। अभी क्या यही बता देगा कि इस तरह से डाउन हुआ और इसको अप करने का तरीका भी बता देगा। तो L2 इंजीनियर आएगा, कर देगा, वो L1 की जॉब ही खत्म। तो इम्पैक्ट तो है, नेटवर्क सिक्योरिटी में भी इम्पैक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा इम्पैक्ट, अभी इसको होने में टाइम लगेगा। लेकिन धीरे धीरे हर इंडस्ट्री इम्पैक्ट होगी। लेकिन आपको क्या करना, आपको पढ़ाई करना है, आपको चीजें सीखनी है, आपको कम्पीट करना है AI को। अभी रिसेंटली आपने देखा, एक अभी यूएस में अभी एक कंपटीशन हुआ था, ओपन AI वर्सेस मैन, आई फॉरगेट द नेम। उसने ओपन AI को बीट कर दिया। अभी कल की न्यूज है, अभी हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, कल की न्यूज आप देखेंगे तो आई वाज जस्ट रीडिंग द आर्टिकल्स। तो ऐसा नहीं है, ह्यूमन इंटेलिजेंस अभी भी बहुत ज्यादा है और AI को ह्यूमन नहीं बनाया है। लेकिन आपको AI को बीट करना है, AI से आगे रहना है, तो आपको अपने ब्रेन को इतना प्रोग्राम करना पड़ेगा, इतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, ऐसी चीजें सीखनी पड़ेगी जो AI सोच ही नहीं पाए। ऑब्वियस है। तो आपकी जॉब कहीं नहीं गई है। नहीं, मैं भी देखता रहता हूँ, एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो कह रहा था AI हमें बीट नहीं कर पाएगा कभी भी। इस टाइप की जोक कहाँ से क्रैक करेगा AI? राइट। AI की बात देखो हर जगह हो रही है, लेकिन मेन ये है कि आपको AI से डरना नहीं है, AI का अपना दुश्मन नहीं मानना है, AI को अपना फ्रेंड बना लो। जिसको ज्यादा अच्छा AI आता होगा उसकी जॉब कहीं नहीं जा रही। अगर आप AI से डरोगे कि AI मेरी जॉब खा जाएगा, सीख लो ना। अगर आपको AI आता है, आप सब सीख लेंगे तो कुछ नया निकल कर आएगा, कोई नई इनोवेशन हो जाएगी। और ध्रुव जी, एक अच्छी इंटरेस्टिंग बात, AI सीखना भी AI से ही आपको। हाँ। ChatGPT पे आप ये लिख के डाल दो कि मुझे पूरा AI सीखना है और मुझे 365 डेज का आप ट्रेनिंग प्रोग्राम बना के दे दो। ChatGPT आपको Day 1 से लेके 365 डेज तक का प्लान बना देगा। इवन आप ChatGPT इतनी अच्छी चीज है, मैंने ChatGPT को बताया कि मैं ये बिजनेस करता हूँ ChatGPT, और मैं 10 साल में 100 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूँ, तो कृपया मुझे 100 करोड़ कमाने का तरीका बताएं आप, और मुझे कब सोना है, कब उठना है, कब खाना है, शादी में भी जाना है, जिम भी जाना है, बैडमिंटन भी खेलना है, बीवी बच्चों को भी टाइम देना है, तो वो सब ऐड कर लेना, काम में ही झोंक देना। तो AI ने क्या करा, 10 साल का पूरा प्लानर बना दिया और पूरा गूगल कैलेंडर के साथ अटैच कर दिया। मुझे नोटिफिकेशन आते रहते, आप पानी पी लो ध्रुव, आप बेटा एक सेब खा लो, आप चलो आप अपनी कुछ फॉलो अप कॉल्स कर लो। ChatGPT आपका फ्रेंड है जो आपको बता रहा है, और अगर आप उसका पॉजिटिव वे में यूज करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे अच्छी टेक्नोलॉजी अभी तक बनी नहीं। तो बनी नहीं। अब इसी के साथ मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। ChatGPT एक फ्री टूल है, Gemini फ्री टूल है, क्लाउड AI स्पीच है, एक इंडियन बेस्ड परफेक्सिबिलिटी लाइक एक टूल हमारा लॉन्च हुआ है, वो भी बहुत पॉपुलर आजकल है। तो ये सारे AI टूल को आप यूज करना सीखो। एक ही प्रॉम्प्ट को आप हर जगह डालो। जैसे एग्जांपल देता हूँ, पे डालोगे अलग, हाँ, तो आपको ना मल्टीपल फ्लेवर, जैसे होता है ना कि एक ही क्वेश्चन को 4 लोग से पूछोगे आप, तो 4 आंसर मिलेंगे, और उसमें से जो आपको अच्छा लगे वो रखो, चारों की समरी निकाल के रखो ना, तो आपके पास एक यूनिक आंसर होगा। जैसे मुझे एक राउटर कॉन्फ़िगर करना है, एक फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन करना है, मुझे ट्रबल शूटिंग करनी है, नहीं आ रहा मुझे, मैं एक इंजीनियर हूँ, चलो मैं L3 इंजीनियर, मुझे नहीं आ रहा है, ह्यूमन को हर चीज याद नहीं रहती है। मेरी प्रॉब्लम 4 जगह को बताया कि भाई मैंने क्लाउड AI को बताया, मैंने परफेक्सिबिलिटी को बताया, मैंने जेमिनाई को बताया, मैंने ChatGPT को बताया, ग्रोक को भी बताया, चलो ठीक है, जो अपना X का है। अब उन चारों का आउटपुट आप पढ़ो और देखो क्या कॉमन है सब में, उसको अप्लाई करो, देखो आपका तुरंत ट्रबल शूटिंग खत्म हो जाएगी, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो आपको AI यूज करने आना चाहिए। आपको मैं बोलता हूँ कि हर इंजीनियर को, आज के इंजीनियर के साथ साथ जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, कोई अगर वर्किंग प्रोफेशनल है, एक आप कोई भी डोमेन में आप ट्रेवलिंग कर रहे हो, आप किसी कोई एजुकेटर हो, हाउसवाइफ हो, आप ये यूज करो ना। कोई फार्मर हो, आप ये यूज करो ना, पूछो कि भाई मेरा धान की खेती होनी है, गेहूं की खेती होनी है, कैसे करना है, क्या है, वो सब बता देगा आपको। इवन मेरे बच्चे ChatGPT से अपने सम सॉल्व कराने लगे हैं, मैं देख के एकदम शॉक्ड हो गया। मैंने कहा तुम्हें किसने सिखा दिया ChatGPT? कह रहे पापा मैं आता है, आपने बाद में सीखा था, पहले हमने सीख लिया था। तो बहुत अच्छा है AI के ऊपर हम पंकज सर एक पूरा पॉडकास्ट करेंगे कभी, और जितने टूल हैं हम हर टूल को कवर करेंगे कि इस टूल को यूज करके आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, इस टूल को यूज करके आप कैसे आगे बढ़ सकते हो।
और नंबर वाइज सबको रेटिंग भी दे देंगे हम कि फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया। और हमारे जितने स्टूडेंट हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो आप लोग उसी के अकॉर्डिंग आगे प्लान करना। तो अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है, आपके अकॉर्डिंग आज के टाइम में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, डिग्री या स्किल? देखो, डिग्री जो है आपका एक एंट्री देता है, मतलब एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। आप कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, राइट? कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद आपको बीटेक का डिग्री मिल जाता है, या बीकॉम का डिग्री मिल जाता है, या बीएससी का डिग्री मिल जाता है, कुछ भी, या बीई का डिग्री मिल जाता है, एमटेक भी आप कर सकते हैं। लेकिन वो सिर्फ एक आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप ये कोई सोचे कि मैंने बीटेक कर लिया, मुझे जॉब लग जाएगा, तो ये मुझे कहने में थोड़ा भी संकोच नहीं है कि अभी ऐसा बहुत ही इम्पॉसिबल है। अगर कोई ये बोलता है कि मैंने सिर्फ बीटेक की डिग्री पे जॉब लिया है, तो वो थोड़ा मुझे डाइजेस्ट करना मेरे लिए इम्पॉसिबल सा लग रहा है। मिल सकता है, कई लोगों को मिला भी है, लेकिन बीटेक करते करते आपको कुछ नई चीज सीखनी पड़ेगी। आप अगर कोडिंग्स में जाना चाहते हो तो आपको बीटेक में, चलो जावा की क्लासेस होती हैं, C++ क्लास होती है, पाइथन भी आता है, लेकिन उसमें आपको एक्सपर्टीज हासिल करनी पड़ेगी। और वो कैसे होगा, उसके लिए आपको प्रोफेशनल कोर्स करने पड़ते हैं। अगर आप नॉन कोडिंग में हो, राइट, आपको वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपको डेटा कम्युनिकेशन पढ़ाया जाता है, आपको ये बताया जाता है कि टेली कम्युनिकेशन कैसे काम करता है, बीटीएस क्या होता है, बीएससी के सारे सिलेबस के पार्ट होते हैं, एंटीना कैसे काम करता है, लेकिन आप उस पर जॉब नहीं पा सकते। अगर आपको जॉब करना है तो फिर आपको नेटवर्किंग के कोर्सेज करने पड़ेंगे, सीसीएनए पढ़ना पड़ेगा, आपको सीसीएनपी करना पड़ेगा, सीसीए इंजीनियर बनना पड़ेगा, आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप 4-5 लाख का पैकेज आपको मिलता है। तो डिग्री इज जस्ट की कंपनी जैसे टीसीएस हो गई, विप्रो हो गई, अगर आप इसमें जॉब अप्लाई करते हैं, एचसीएल हो गया, तो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आपका 12th में इतना परसेंट होना चाहिए, 60%, 10th में 60% होना चाहिए, आपका बीटेक आपका होना चाहिए मिनिमम 70 या 60% के साथ। तो वो जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप क्रॉस करते हो, देन यू आर एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू। सो डिग्री इंपॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी मीट करने के लिए, लेकिन जॉब पाने के लिए थोड़ा सा मुझे कहना पड़ेगा कि डिग्री उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। डिग्री है इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी, लेकिन जॉब के लिए आपको प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा। तो जो कॉलेज में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, जो सिलेबस आपने भी पढ़ा होगा अपने बीटेक में, मैंने भी अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा था, ठीक है, तो मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है, सीरियसली आपको बता रहा हूँ, कि वो जॉब में कहीं काम नहीं आता। मेरी जॉब में तो नहीं काम आया, ठीक है। आप बताइए कि बीटेक में या बीई में जो बच्चे सिलेबस पढ़ते हैं, वो आईटी इंडस्ट्री की कंपनी में कहीं काम आता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा ध्रुव जी। सो इसका मैं एक आंसर देता हूँ। मेरा जो बीटेक है, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस है, तो मैंने बताया कि मुझे इस कम्युनिकेशन में बहुत इंटरेस्ट था, जो आज भी उस लाइन में मैं काम कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक में बिल्कुल इंटरेस्ट है, चिप क्या होता है, सर्किट्स कैसे बनती है, आज भी मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि उसमें बताया गया था, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं। लेकिन क्या मैंने सीखा बीटेक में, डेटा कम्युनिकेशन, ओएसआई लेयर क्या होती है, टीसीपी/आईपी क्या होती है, राइट, वो पढ़ाया हुआ चीज आज भी मैं यूज करता हूँ और डेली यूज होता है। मतलब कि आपकी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा जाना है, तो बीटेक में जो ओएसआई लेयर पढ़ाया गया था, उसी को यूज करके ही आप भेजोगे, वही कॉन्सेप्ट यूज होगा, कोई ओएसआई लेयर चेंज नहीं हुआ है। ओके। और जो मुझे बीटेक में पढ़ाया गया था कि मोबाइल कम्युनिकेशन, वो भी चल रहा है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत लिमिटेड है आपका। मतलब आपको एक होता है ना कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल गया, आपको ब्रीफ नॉलेज मिल गया आपको। अब उस पे सोचो कि मैं बीटेक का ओएसआई मॉडल पढ़ के इंटरव्यू क्रैक कर दूंगा, तो वो थोड़ा सा मतलब कि चैलेंजिंग है। अगर आपको ये लगे कि बीटेक में एंटीना कम्युनिकेशन पढ़ के मैं जॉब क्रैक कर दूंगा टेलीकॉम का, तो वो थोड़ा सा मतलब नहीं हो सकता है। उसके लिए फिर आपको आगे की प्रोफेशनल जर्नी को तय करनी पड़ेगी, कोर्सेज करने पड़ेगा। हाँ, आपको वहां पे इतना सिखाया जाता है कि आपका एक माइंडसेट सेट हो जाता है कि हाँ, एंटीना कम्युनिकेशन ऐसे चलता है, डेटा कम्युनिकेशन ऐसे चलता है, पैकेट इस तरह से होते हैं। फिर आप उसको जाके प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन को करो और फिर आप देखो आपकी कैरियर में बूम आएगा। एक सर, आज के टाइम में आपने देखा होगा हिंदी मीडियम वाले बड़ा घबराते हैं। अब 12th हो गई, 10th हो गई, अब दिल्ली एनसीआर से नहीं है तो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड बहुत ज्यादा है, तो वो बच्चे आने से डरते हैं आईटी इंडस्ट्री में। उनको लगता है कि आईटी इंडस्ट्री मतलब सम कुछ अलग लेवल पर। तो आप उनको क्या सजेस्ट करोगे कि वो किस तरीके से उस बैरियर को ब्रेक करें? देखो सर, मैं एक एग्जांपल हूँ। मैंने अपनी पूरी 10th की जर्नी हिंदी मीडियम से पढ़ाई की, ठीक है। 12th मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की, क्योंकि आप जानते हो बिहार में तो क्या ही चलता है, अंग्रेजी। तो हम गांव से आए हैं बिल्कुल। जब मैं बीटेक गया तो मेरे को सारी बुकें इंग्लिश में मिल गई। मैं घबरा गया कि ये तो मेरे से हो ही नहीं पाएगा। मतलब इट वाज लाइक कि एलियन मेरे लिए। इंग्लिश सब कुछ एलियन, पढ़ना भी इंग्लिश में, लिखना भी इंग्लिश में। तो पहले सेमेस्टर मेरे लिए इतना ही पेनफुल था कि मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसा लगता कि मैं छोड़ दूं, मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि माता पिता ने बड़ी मुश्किल से पैसे देकर हमारा बीटेक में एडमिशन कराया था, राइट।
अब वो मैं छोड़ता हूँ तो घर आऊंगा तो आप सोचो क्या होने वाला है कि भाई माता पिता तो पैसा लगाया है, तो आप कैसे बैक कैसे कर सकते हो, नहीं कर Obvious सकते। है। तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था। फिर मेरी एक अच्छी आदत है, मैं हमेशा अपने फ्रेंड्स को बनाता हूँ, ठीक है, मुझे समझ नहीं आता मैं मेंटर बनाता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई मुझे बता दो कैसे करना है। हो सकता है कि वो 2 बार आपको नहीं बताएं, 3 बार नहीं बताएं, बट मैं पीछे पड़ा रहता हूँ। तो मैंने अपने दोस्तों से समझा टॉपिक को, तो मुझे समझा दो हिंदी में क्या होता है, फिर मैं उसको प्रैक्टिस करता था गलत सही लिख कर, फिर धीरे धीरे मैं सीख गया। तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश नहीं आया तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास एक विल पावर होना चाहिए कि आपको सीखना है। जब आप कंपनी में जब बीटेक करते हो या नॉन बीटेक करते हो, तो आप कभी भी प्रोफेशनल इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपको इंग्लिश में इंटरव्यू देना पड़ता है, इंग्लिश में ईमेल लिखनी पड़ती है, इंग्लिश में कमांड्स होती हैं। तो आपको माइंड में रखना है कि मुझे सीखना है। और आजकल तो इतना आसान हो गया है कि आप घर बैठे भी इंग्लिश सीख सकते हो। हमारे समय में तो भी नहीं था, हमारे समय तो एआई नहीं था, हमारे सामने इतने एआई के लिए यूट्यूब भी नहीं था कि भाई इंग्लिश सिखा दे। ऑब्वियस है। तो भी हमने सीखा, लेकिन आपके पास पूरे संसाधन है। तो मैं ये बोलता हूं कि कोई भी गांव में बच्चा बैठा हुआ है, बस आपको ये रखना है कि अपने व्हील पावर को बढ़ाना है कि मैं कर सकता हूं। यू हैव टू बी श्योर कि भाई कि मेरे ऊपर ट्रस्ट है कि मैं ये काम कर सकता हूं। इस पर सर हमेशा डिबेट रहती है, आपने देखा होगा, आप ही के बिहार से हैं, खान सर। हाँ, खान सर। ठीक है, वो उन्होंने कहा कि हमारे इंडिया का जो यूथ है हाँ, बेचारा, उसके 5-7 साल तो इसी में इंग्लिश सीखने में ही खराब हो जाता है। ठीक है, हाँ, क्योंकि इंग्लिश को एक हौवा बना रखा है, डर बना रखा है कि इंग्लिश नहीं आती तो करियर में कुछ नहीं होगा। मैंने भी उनका पॉडकास्ट देखा, ऑब्वियसली कमेंट नहीं करा, लेकिन मैं जितने भी हमारे जो यूनेट टेक्नोलॉजी के व्यूअर्स हैं मैं सभी से कहना चाहूंगा कि इंग्लिश एक लैंग्वेज तो है ही, लेकिन अगर आपको आगे चल के करियर में ग्रोथ पानी है तो इंग्लिश सीखना मस्ट है। क्योंकि कोई भी कमांड करनी है या कोई चीज़ों को समझना है, या आपको साइबर सिक्योरिटी में, नेटवर्किंग में, क्लाउड में आगे जाना है, फॉरेन में जॉब पानी है, किसी बाहर के क्लाइंट से बात करनी है, तो हिंदी में तो नहीं करेगा ना। नहीं, ये प्रॉब्लम है सर। मैंडेटरी लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज सर। ग्लोबल लैंग्वेज। आईटी में आना है तो अच्छा इंजीनियर बनना है। इंडिया में बिना इंग्लिश सीखे हुए इंजीनियर जो नेटवर्किंग में है, बड़े आराम से 7-8 लाख रुपए कमा लेते हैं। मैं आपको बहुत सारे ऐसे इंडियन स्टार्टअप्स हैं, कंपनीज हैं, बता सकता हूँ। इसमें इंग्लिश मैंडेटरी लैंग्वेज नहीं, मतलब लोग जॉब करते हैं, उनको एक स्किल्ड इंजीनियर चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप एक अच्छा ग्रोथ नहीं कर सकते। एग्जैक्ट। अगर आप चाहें कि लग्जरी लाइफ जी लें, आप चाहें कि दिल्ली एनसीआर में मेरा फ्लैट हो करोड़ रुपए का, मेरे पास लग्जरी गाड़ी हो, तो उसके लिए आपको पैकेज 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको इंग्लिश तो ईमेल राइटिंग सीखनी पड़ेगी, कंटेंट राइटिंग आपको आना चाहिए, आपको प्रेजेंटेशन स्किल होनी चाहिए, आपके पास स्पीकिंग स्किल होनी चाहिए, क्योंकि आपको फॉरेन क्लाइंट ही से बात करना पड़ेगा उतने पैसे कमाने के लिए। तो ये थोड़ी मैंडेटरी होती है सर। जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं आईटी इंडस्ट्री में आने के लिए कि क्या चूज करें, नेटवर्किंग चूज करें, साइबर सिक्योरिटी चूज करें, क्लाउड चूज करें, किस डोमेन में ज्यादा पैसा है और कौन सा ऐसा डोमेन है जो भविष्य में एआई से उसको खतरा नहीं है, तो आप क्या सजेस्ट करोगे? ध्रुव जी, सबसे पहले कि किसी को भी अगर नॉन कोडिंग में आना है, मतलब कोडिंग में नहीं जाना है, तो सबसे पहला जो मैंडेटरी सर्टिफिकेशन है वो है नेटवर्किंग फंडामेंटल का सीसीएन है। मतलब आपको सीसीएन तो करना ही है, चाहे आप क्लाउड इंजीनियर बनो, साइबर सिक्योरिटी बनो, या नेटवर्क इंजीनियर बनो, या नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर बनो, कुछ भी आपको करना है। एक मेरा पर्सनल सजेशन है कि आपको नेटवर्क फंडामेंटल आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे घर में राउटर है, उससे मेरे फोन पे वाईफाई सिग्नल कैसे आता है, और उस वाईफाई से मैं यूएस में कैसे डेटा सेंटर फेसबुक को कैसे एक्सेस कर पाता हूँ, या फिर मैं कोई एप्लीकेशन जैसे इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप कैसे चलता है। तो आपके घर में ही नेटवर्किंग है, आपको सिर्फ अपने अंदर एक क्यूरियोसिटी लाना है कि ये कैसे चलता है, राउटर क्या होता है, केबल देखो निकाल कर कि भाई कहाँ जाके लगा है, एयरटेल का आईएसपी है कि वोडाफोन का है, कोई और तो कंपनी का है। तो सीसीएन इज द मैंडेटरी। नेटवर्किंग फंडामेंटल आपको आना चाहिए। सर्टिफिकेशन मत करो, आप सीखो नेटवर्किंग फंडामेंटल क्या होता है, राउटर क्या होता है, स्विच क्या होता है। जैसे ही आप सारी चीज सीखते हो ना, आपके सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। आपको प्योर नेटवर्क इंजीनियर बनना है, आप बन सकते हो। नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर बनना है तो भी बन सकते हो। साइबर सिक्योरिटी बनना है तो भी बन सकते हो। साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी नेटवर्किंग पढ़ाया जाता है। एथिकल हैकिंग का जो कोर्स होता है साइबर सिक्योरिटी का, कॉम्सिया प्लस या सीए जो कोर्स होते हैं, इसके अंदर भी नेटवर्किंग फंडामेंटल पढ़ाया जाता है, लाइनक्स बेसिक पढ़ाया जाता है। या फिर आप क्लाउड में जाओगे तो भी वहां पे वीलैंस, नेटवर्किंग, राउटिंग सब पढ़ाया जाता है। तो आपकी सीसीएनए से तो कभी पीछा नहीं छूटने वाला है। तो किसी का भी कैरियर एस्पिरेशन है कि मुझे नॉन कोडिंग में जाना है, चाहे वो नेटवर्क सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड नेटवर्किंग, क्लाउड सिक्योरिटी, आपको पहला जो स्टार्ट है सीसीएनए करना है। सीसीएनए करने के बाद आई वुड सजेस्ट कि अगर आप साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हो तो फिर आप साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज सीएच कर सकते हो, कॉम्सिया प्लस कर सकते हो, जो बहुत ग्लोबल
सर्टिफिकेशंस हैं, बहुत डिमांडिंग। क्लाउड में जाना है तो एजोर के सर्टिफिकेशन कर सकते हो, एजेड 900, एजेड 700 जो सर्टिफिकेशंस हैं, ये यहाँ से अपने आप को एजेड 500 जो कर सकते हो, ये सर्टिफिकेशन है जहाँ पे आप अपने करियर को बूस्ट कर सकते हो। फिर आपको AWS में जाना है तो बेसिक सा सर्टिफिकेशन है, AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट बन सकते हो आप, लेकिन उसके लिए CCNA आना चाहिए। अब आपको कोर नेटवर्किंग में जाना है, CCNA हो गया, CCNP इन कोर हो गया, NRC हो गया, CCI हो गया। अब CCI के अंदर भी आपका डेटा सेंटर हो गया, इंटरप्राइज हो गया, कोलैबोरेशन हो गया, CCI वायरलेस हो गया, ये सारे कोर्सेस हैं, तो आप इस पे कर सकते हो। अगर आपको प्योर सिक्योरिटी इंजीनियर बनना है, कि आपको बनना है कि नहीं मुझे साइबर सिक्योरिटी में और नेटवर्क सिक्योरिटी में चैंपियन बनना है, तो आप पॉलो अल्टो फायरवॉल पढ़ो, आप FortiGate फायरवॉल पढ़ो, आप चेक पॉइंट फायरवॉल पढ़ो, आप Zscaler पढ़ो, आप प्रिज्मा एक्सेस पढ़ो। किसने मना किया? आप खूब पैसे कमाओ। आपने इतने सारे बता दिए कि इस पर ना 100 पॉडकास्ट हो सकते हैं, एक नहीं 100, कि AWS पे जाना है तो रोड मैप क्या है, ठीक है। और मैं तो सुन के ही मतलब अभी शॉक लूं, और मुझे आई होप, मुझे लगता है इसमें से आपने 50% कर रखे होंगे। सर मैं बताऊं, मैंने ऑलमोस्ट सारे सर्टिफिकेशन कर रखे हैं। अगर मेरा पोर्टफोलियो लिंक्डइन में देखेंगे तो मैंने ऑलमोस्ट जितने सर्टिफिकेशन बनाए, क्योंकि 15-17 सालों की जर्नी में मैंने सिर्फ मतलब 5-6 सालों से पढ़ाई कर रहा हूँ। मतलब कि मेरा एक ही रहता है कि आई नीड टू इम्प्रूव माई सेल्फ, मेरे को अपना बेस्ट वर्जन निकालना है। अभी भी आपसे आज पॉडकास्ट के लिए आया हूँ, तो इस वीकेंड में मैंने क्या पढ़ाई किया, दैट इज द डेटा सेंटर। मेरे को डेटा सेंटर में चैंपियन बनना है, मुझे साइबर सिक्योरिटी में चैंपियन बनना है, तो मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी। जो पुरानी चीज मैंने पढ़ रखी है उसको आपको रिकैप करना है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं किस लेवल पे हूँ मैटर नहीं करता है, मेरा लेवल यहाँ से उठा है कि मैंने स्ट्रगल की और मैंने लैब्स की, मैंने अपने आप को डेली प्रैक्टिस किया, लोगों को मैंने डेली बातें किया, तो वो मैं उसको कंटिन्यू मेंटेन करता हूँ। और सर्टिफिकेशन में हमेशा हर साल मेरा टारगेट रहता है 1-2 सर्टिफिकेशन करना। एवरी ईयर मुझे 1 सर्टिफिकेशन करना है या 2 सर्टिफिकेशन करना है, तो करना है तो करना है। तो इसलिए मतलब कि थोड़ा सा इतना मैं टिप्स बता पा रहा हूँ आपको। मतलब ये अपने आप में ओजी है सर, गोट हैं इस फील्ड के। और मैं आपको, आप बोलोगे तो नीचे लिख कर दे सकता हूँ डिस्क्रिप्शन में, कि अगर आपको नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी या फिर क्लाउड, इन तीनों डोमेन में अगर कोई सबसे अच्छी आपको मेंटोरशिप दे सकता है तो पंकज सर इज द राइट पर्सन, एज इफ नाउ इन फ्रंट ऑफ मी। हो सकता है कि जिन्होंने ये लैंग्वेज ही बनाई हो, क्योंकि अपने आप में एक रिवॉल्यूशन है, वाईफाई से फोन कनेक्ट होगा, कैसे हो रहा है ये तो सोचने वाली बात है। आप लोग बताओ कैसे हो रहा है, कमेंट सेक्शन में आके बताओ। तो पंकज सर एक क्वेश्चन ये आता है, जैसे स्टूडेंट को, जो बहुत सारे लोग कोर्स करने जाते हैं, हमारे पास भी स्टूडेंट आते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि CCNA कर लो, मतलब ठीक है अब जॉब लग जाएगी, अच्छा करियर बन जाएगा। इसमें कितना सच है? देखो सर, ये सच भी है और ये झूठ भी है। सच इसलिए है कि अगर आप CCNA सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि मतलब कि मेरे को रियल प्रैक्टिकल सिनारियो में जाना है, राइट, और मुझे जिंदगी में कुछ करना है, तो आप कुछ अचीव कर लोगे। लेकिन आप CCNA सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि मुझे सिर्फ सर्टिफिकेशन करना है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। सर्टिफिकेशन करना, आजकल सर्टिफिकेशन बहुत इजीली हो जाता है, लोग बहुत तरीके ढूंढ लेते हैं सर्टिफिकेशन करने का। तो मेरा फोकस ये होता है, सर्टिफिकेशन नहीं फोकस होता है, मेरा फोकस ये होता है कि आपको CCNA करने के बाद जॉब मिलना चाहिए। वो कैसे होगा? आपको CCNA पढ़ने के बाद उसकी लाइफ को जीनी पड़ेगी आपको। मैंने जैसे आपको बताया कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि मेरे घर में प्रिंटर पे कैसे कमांड डाला तो प्रिंट कैसे निकल गया, WLAN क्या होता है, LAN क्या होता है, वाईफाई कैसे चलता है, राउटर क्या होता है, स्विच क्या होता है। तो आपको पूरी जिंदगी, आपको मतलब जब 24 घंटा आपको सोचना पड़ेगा इसके बारे में, आपको लैब्स करनी पड़ेंगे, आपको 6 महीना टाइम देना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा। CCNA इज नॉट इजी कोर्स। जिनको लगता है ना कि मैं CCNA कर लूंगा, कहीं जाकर 1 महीने 2 महीने कोर्स कर लूंगा तो मेरा जॉब लग जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको कम से कम 6 महीना उस CCNA का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। CCNA इज द फाउंडेशन। अगर एक बार आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया, आप CCNP पे जाओ, CCI पे जाओ, नेटवर्क सिक्योरिटी में जाओ, क्लाउड सिक्योरिटी में जाओ, कोई नहीं रोकने वाला है। लेकिन CCNA पे आपको सबसे ज्यादा मेहनत करना है। तो मेरा यह मानना है कि सर्टिफिकेशन की तरफ मत जाओ, आप लर्निंग की तरफ जाओ, और लर्निंग में ये सीखो कि भाई रियल टाइम में चीजें कैसे चलती हैं, डेटा कैसे कम्युनिकेट हो रहा है, पैकेट कैप्चर उसका लो, वायरसाक यूज करो, पैकेट को एनालाइज करो कि पैकेट के अंदर लेयर 2 इन्फॉर्मेशन क्या है, लेयर 3 इन्फॉर्मेशन क्या है, लेयर 4 इन्फॉर्मेशन क्या है, OSI के 7 लेयर पे एप्लीकेशन कैसे काम चल रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर किस तरीके से UDP TCP कनेक्शन बना रहा है। तब जाके आप एक्चुअल नेटवर्क इंजीनियर बनते हो, जब आपको बिट्स एंड बाइट्स में पता होता है। वरना सर्टिफिकेशन तो आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, तो क्या कंपनी हायर कर लेगी? जब इंटरव्यू देने जाते हो सर्टिफिकेशन कोई नहीं देखता है, आपकी स्किल्स देखी जाती है कि आप कितना इस पर्टिकुलर फील्ड में मास्टर हो, CCNA में कितना डेप्थ आपको आता है। क्योंकि आपको कंपनी जब हायर करेगी तो आपको वहां पे राउटर पे काम करना पड़ेगा, आपको स्विच पे काम करना पड़ेगा, आपको वाईफाई सिग्नल को ट्रबल शूट करना पड़ेगा।
तो CCNA इज अ गुड सर्टिफिकेशन, बट इफ यू आर डूइंग इन द गुड डायरेक्शन। तो अगर कोई बच्चा स्टार्ट कर रहा है नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी या क्लाउड, किसी में भी एक में, तो उसका एडवांस सर्टिफिकेशन में जाना है, तो उसका रोड मैप क्या होना चाहिए? 3 तरह के रोड मैप हमारे पास है। एक होता है कि मुझे नेटवर्क इंजीनियर बनना है, तो उसका रोड मैप बहुत क्लियर है। CCNA करना आपको, CCNP में आपको CCNP इन कोर NRC और CCI। जो CCI मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, जब तक आपका 10 साल 12 साल का एक्सपीरियंस ना हो तब तक CCI मत करो, क्योंकि बहुत कॉस्टली होता है। $1600 का एग्जाम होता है, अगर आप फेल होते हो तो पैसा आपका रिटर्न नहीं होता, डूब जाता है। तो CCNA CCNP आप करो, आप एक अच्छा 10-15 लाख का पैकेज आप कमा सकते हो। अगर आपको सिक्योरिटी में जाना है, नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क एक डोमेन हो गया, एक नेटवर्क सिक्योरिटी, तो CCNA करो और फायरवॉल्स पढ़ो, पॉलो आल्टो फायरवॉल पढ़ो, आप FortiGate फायरवॉल पढ़ो। 2 फायरवॉल बहुत ही फेमस है मार्केट के अंदर, सबसे ज्यादा बिकने वाली फायरवॉल्स हैं, सबसे ज्यादा डिमांड है इंजीनियर की। इसके अलावा इस पे भी आप 20 लाख 25 लाख के पैकेज कमा सकते हो CCNA फायरवॉल पढ़ के। लेकिन अगर आपको ऊपर जाना, 10 साल एक्सपीरियंस हो गया, 15 साल एक्सपीरियंस हो गया, आपको 30 लाख 40 लाख पे जाना है, तो आपको प्रिज्मा एक्सेस करना पड़ेगा, आपको G-Skiller पढ़ना पड़ेगा। उसकी G-Skiller इज अ वेरी यूनिक लाइक स्किल्स इन द मार्केट, वेरी नीच इन द मार्केट। तो ये सब टेक्नोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, तो आप नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर बन सकते हो। अगर आपको क्लाउड में जाना है, तो क्लाउड के लिए भी CCNA करना है। फिर आपको क्लाउड में डोमेन सिलेक्ट करना पड़ेगा, मुझे GCP करना है, मुझे AWS करना है, या मुझे Azure करना है। अगर Azure करना है तो बहुत बेसिक फंडामेंटल होता है, AZ 900 कर लो, आप AZ 500 कर लो, AZ 700। अगर इस पे भी आप कर लो 3 सर्टिफिकेशन अलग में CCNA, तो आपको 15-20-25 लाख के पैकेज तो आराम से मिल जाएंगे। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में जाना है तो साइबर सिक्योरिटी अगेन CCNA इज मैंडेटरी, इसमें भी आपका मैंडेटरी है। आप ग्लोबल सर्टिफिकेशन, US बेस्ड सर्टिफिकेशन करना चाहते हो तो CompTIA प्लस उनका जो कोर्स है वो पढ़ लो। इसमें आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग बताते हैं, साइबर सिक्योरिटी कैसे होता है, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होते हैं। या फिर इथिकल हैकर बन जाओ आप, CS जो हमारा है उसके लाइनेक्स और प्लस नेटवर्किंग के साथ, इसमें भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो इट्स अप टू यू कि आपका इंटरेस्ट किधर है। मुझे एक साइबर सिक्योरिटी बनना है, मुझे देश के लिए कुछ करना है, क्योंकि मोदी जी बोलते हैं कि भाई गोइंग फॉरवर्ड 5 साल में इतने साइबर सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती थी, इंडिया में इंजीनियर ही नहीं है। साइबर अटैक बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बहुत हो रहे हैं। अभी रिसेंटली एम्स का, अभी इसी साल का है, एम्स का पूरा जो हमारा एम्स का जो इंस्टीट्यूशन है दिल्ली में, पूरा सर्वर हैक कर लिया गया था, पूरा का पूरा पेशेंट डेटा वाज डेड। ये न्यूज आई थी, बकायदा बड़ी न्यूज थी। कैसे हुआ? क्योंकि कुछ ना कुछ लूपहोल रह गया सर्वर में। साइबर जो हमारे साइबर क्राइम होते हैं, साइबर क्राइम जो होता है, इसमें थोड़ा सा डिटेल में बात कर रहा हूँ। साइबर क्राइम जो होता है, कई तरह के क्राइम होते हैं। नेशन स्पॉन्सर्ड होता है, पर्सनल आपका किसी दुश्मनी है तो कर सकता है, राइट। एक पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम भी होता है। अब नेशन स्पॉन्सर्ड क्या होता है, जैसे यूक्रेन रसिया में वॉर चल रहा है, राइट। तो आपके लैंड पे वॉर हो रही है, एयर में वॉर हो रही है, राइट। आपकी नेवी वॉर कर रही है, लेकिन साथ साथ यूक्रेन रसिया एक दूसरे को डिजिटली भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। उनकी बैंकिंग सिस्टम, उनके सप्लाई चेन सिस्टम, उनके ऑयल सप्लाई सिस्टम्स, वो कैसे होगा? डिजिटल कनेक्टिविटी ब्रेक करेंगे तभी तो होगा। ये हो गया। फिर अगर मानते हैं कि आपको मेरे से दुश्मनी है, यू वांट टू डिस्ट्रॉय, तो आप क्या करोगे? मेरे पर्सनल क्रेडेंशियल जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, मेरे जो अपने लिंक्डइन प्रोफाइल्स हैं, या जो भी हमारी कुछ भी आपका डिजिटल एसेट है, आप उसको हैक करने की, ईमेल आईडी होगी उसको हैक करने की कोशिश करोगे, मेरी इन्फॉर्मेशन आप ले लोगे, मेरा फोन हैक करने की कोशिश करोगे, तो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकाल कर आप मिसयूज करोगे। द सेम चीज कि कोई भी एनिमी है जो किसी भी कंट्री को टारगेट करता है, किसी भी डिपार्टमेंट को टारगेट करता है, तो वो डिस्ट्रॉय करता है। उसको हम बोलते हैं रैंसमवेयर अटैक। रैंसमवेयर अटैक होता है तो वो क्या करते हैं कि आपसे पैसे मांगते हैं कि आप पैसे दो तो आपका हम चीजें को अनलॉक करेंगे, और कोई गारंटी नहीं है पैसे देने के बाद लॉक करें या ना करें। हमारे यूट्यूब फील्ड में बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। यूट्यूब अकाउंट पूरा हैक कर लेंगे, वीडियोस को डाउन कर देंगे, वहां पे कुछ भी एलियन वाली वीडियोस डाल देंगे। अब आपने 10 साल मेहनत करी, एक चैनल बनाया, उस पर 10 मिलियन सब्सक्राइबर करे, और रातों रात आपका सारा चैनल डेड। अब सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग था, अभी अनुराग बैठे हुए मेरे साथ। पिछले महीने मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, मेरा 300 भी फॉलोअर नहीं, 150 फॉलोअर हैं, क्योंकि मैं इतना सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहता हूँ। 150 फॉलोअर हैं उस पर, और मेरे फेसबुक पे काफी पुराना है, तो उसमें 7-8 हजार लोग हैं। ऐसी रात में मैं 12 बजे सो रहा था, ऐसे देखा कि चलो देखते हैं। मैं देखा कि मेरे इंस्टाग्राम पे ये भूत कहाँ से आ गया, बिल्कुल ब्लैक एलियन वाला, जो मैं बिल्कुल घबरा गया कि ये क्या हो गया। फिर मेरे फ्रेंड अनुराग बैठे हैं, इनको मैंने कॉल किया कि यार ऐसा ऐसा हो गया। फिर हम लोग आए, लकली समहाउ हमने फेसबुक को रीच आउट किया, इंस्टाग्राम को समहाउ हमने अकाउंट को तुरंत रिट्रीव कर लिया, और अचानक से उसमें से अलग अलग मैसेज आ रहे, पता नहीं क्या आ रहा था। हम बिल्कुल डर गए कि पता नहीं क्या होगा। तो ये मेरे साथ भी हो चुका है, जबकि मैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा चुका हूँ, राइट।
कंप्लायंस को पूरा मेंटेन करता हूँ, उसमें ओटीपी है, सब कुछ है, बट फिर भी हो जाता है। अब क्या करोगे? मैं खुद ही साइबर एक्सपर्ट हूँ, मेरे को सब कुछ पता है, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, फिर भी हो जाता है। तो इट्स वेरी चैलेंजिंग नाउ डे। सोशल मीडिया में बहुत सारे ग्लिचेस हैं, राइट। हम लोग डेली बेसिस पे यूज करते हैं। मैं खुद भी मेटा बिजनेस अकाउंट बहुत ज्यादा ओवर यूज करता हूँ, तो बहुत सारे ऐसे ग्लिचेस हैं। अगर कभी मार्क जकरबर्ग से मिलना हुआ तो मैं उनको बताऊंगा कि भाई आपने काम तो बहुत अच्छा करा है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार करा है, लोगों को आप सोशली जोड़ रहे हो, लोग बहुत बड़े बड़े एम्पायर बना चुके हैं ऑन द बेस ऑफ सोशल मीडिया। लेकिन जो ग्लिचेस हैं उनको अगर आप ठीक कर लो तो सोशल मीडिया जो यूज कर रहे हैं और जो पोस्ट कर रहे हैं ना, उनके लिए बहुत फायदा हो जाएगा। और हैक भी कैसे होता है, कुछ एक आप अनअवेयर लिंक को क्लिक कर दोगे, वो फिशिंग अटैक बोलते हैं उसको। फिशिंग अटैक है, मालवेयर एक होता है, हाँ। आपके फोन में आके इंस्टॉल हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो आपके पूरे लॉगिन क्रेडेंशियल्स वगैरह सब सेव कर लेता है और ले लेता है, और रातों रात लोगों की मेहनत पानी में चली जाती है। पानी में चली जाती है। क्योंकि सोशल मीडिया में फॉलोअर गेन करना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। टास्क है, राइट। लोग यूं ही फॉलो नहीं करते, अनफॉलो तुरंत कर देंगे। राइट। आप ज्यादा पोस्ट डाल लो ना, यार ये फालतू बात करता है, अनफॉलो कर दिया। हाँ। ठीक है। और ज्यादातर तो फैमिली वाले ही करते हैं, आप ज्यादा रील डाल दो वो सारी डिसलाइक मार देंगे, ऐसा बहुत ज्यादा होता है। तो ये चीजों पे काम हो रहा है और ठीक है जैसा चल रहा है, लेकिन रिवॉल्यूशन आ रहा है धीरे धीरे, इंडस्ट्री अपडेट हो रही है। आज से 10 साल पहले हमने सोचा भी नहीं था कि सोशल मीडिया इतनी बड़ी चीज हो जाएगी, लेकिन कोविड के बाद देखो आज बिल्कुल गेम चेंज हो गया था, बिल्कुल गेम चेंज। लेकिन कोविड के बाद सर सैलरी भी बहुत बढ़ी है आईटी इंडस्ट्री में। ये बड़ा आपने अच्छा पॉइंट उठाया। अब हुआ क्या, अब आईटी इंडस्ट्री की आपने बात किया तो मैं स्पेशली बताता हूँ, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर की सैलरी बहुत बड़ी है। अच्छा। कोडिंग का तो जो बड़ी है और उनका एवरेज रहा है, लेकिन नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर का बहुत सैलरी बढ़ी है। इसके पीछे पता है क्या रीजन है? रीजन ये है कि जो एम्प्लॉय थे पहले ऑफिस में वर्क करते थे, राइट, अब वो क्या वर्क फ्रॉम होम करने लगे, तो एकदम से जो आपका जो तरीका है काम करने का वो चेंज हो गया। जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, आप ऑफिस जाते थे, ऑफिस के अंदर काम करते थे, वहां पे आप लैन में बैठ के काम करते थे। तो ऑफिस इस तरीके से बनाया हुआ था कि हमारे वर्कफोर्स को ऑफिस के अंदर मेंटेन करके उससे काम करवाना है। कोविड में क्या हो गया, सब कुछ घर बैठ गया, अब आपको घर से काम कराना है, लेकिन उतना ही सिक्योर जितना हम ऑफिस में थे। मतलब ऑफिस का लैपटॉप इंजीनियर यूज कर रहा है, तो कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन या पर्सनल वेबसाइट पे चीजें ऑफिस का ना लिख कर पाए, कोई अनवांटेड चीज ना करे लैपटॉप के साथ, तो क्या करोगे? तो पूरा एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एक रेवोल्यूशन क्रिएट हुआ, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस। उस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट होने की वजह से एकदम से नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर की हाइप आ गई कि भाई आप घर से काम करना, आपको इंफ्रा बनाना है इस तरीके से। तो जो स्किल्ड इंजीनियर थे, जिनको अच्छे से फायरवॉल आती थी, जी स्किलर आता था, अच्छा नेटवर्क इंजीनियर थे, उनकी सडनली डिमांड इतनी बढ़ गई कि जो 10 पे थे वो 30 पे पहुंच गए, 30 वाले 50 पे पहुंच गए, 40 वाले 60 पे पहुंच गए, 25 वाला 35 पे पहुंच गए। तो लोगों ने, मेरे जानने वालों में, मतलब ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं कि जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, कि 10 लाख के पैकेज से विद इन कोविड 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर घर बैठे बैठे 10 से 35 लाख पे पहुंच गए, 40 लाख पे पहुंच गए 1-1.5 साल के अंदर। तो इट ऑल हैपन ड्यू टू द कोविड, क्योंकि आपका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पूरा चेंज हो रहा था, और उसको बनाने के लिए कौन चाहिए? नेटवर्क इंजीनियर, सिक्योरिटी इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, क्योंकि आपको एक नया इंफ्रा बनाना है जो कि घर पे बंदा बैठा हुआ है उतना ही सिक्योरली वो आपके एप्लीकेशंस को, आपके डेटा सेंटर सर्वर्स को, आपकी जितनी भी इंटरनल जो कम्युनिकेशन है उनको आप एक्सेस कर पाए। क्योंकि जो पुराना लेगेसी मेथड था, जो ऑफिस वाला, वो इनकैपेबल हो गया था। तो दिस वाज द रीजन। और एट ए सेम टाइम कंपनियां क्या हो, अभी ना SD-WAN ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, SASE ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। SASE एक सिक्योर एक्सेस सर्विस एज, एक नया कॉन्सेप्ट आया मार्केट में, दैट इज अ रेवोल्यूशन ऑफ द मार्केट। SD-WAN नया एक रेवोल्यूशन आया इन द मार्केट। जो नेटवर्क इंजीनियर है उनको पता होगा, साइबर सिक्योरिटी को पता होगा, जैसे आप भी इस फील्ड में हैं तो आपको पता है सारी चीजें। तो इसके आने से एकदम से बूम आ गया मार्केट में कि भाई अगर तुम्हें ये आता है आ जाओ, तुम 20 लाख चाहिए तुम्हें मैं 30 देता हूं। और वो बंदे जो नोटिस पीरियड सर्व कर रहे थे, जैसे मान के जनरली कंपनी में 3 महीने का नोटिस पीरियड होता है। आप मिस्टर ध्रुव जी, जैसे आपने SCL का ऑफर उठाया, आपको 15 लाख ऑफर दिया, 1 महीना बीता, विप्रो आ गया आपके पास, आपको हम 20 दे रहे हैं, आप मेरे पास आ जाओ, आपने उनका ले लिया। फिर आपके पास आ गया एसेंचर, आपको हम 25 देंगे, आप मेरे पास आ जाओ। बंदे कम लोग ज्यादा, कोई चौथी कंपनी आ गई, कोल्ट आ गया, ऑरेंज आ गया, BT आ गया, आपको 30 लाख दे रहा है। अब बंदा के पास 5-5 ऑफर पड़ा हुआ है, अब वो जाके जो हाईएस्ट मिल रहा है उसको ज्वाइन करेगा। तो उसकी तो प्रोफेशनल ग्रोथ होगी ना। क्यों हुआ? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी को सीख रखा है। बिल्कुल। तो आपको मैं यही बोलता हूं हर बार कि आपको हमेशा तैयार होना पड़ेगा। जैसे एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है, आर्मी होती है, उनकी डेली ड्रिल होती है
क्यों ड्रिल होती है? वॉर नहीं होता है, अभी वॉर हुआ था रिसेंटली, राइट? लेकिन कई सालों से, 15 साल 20 साल से सिर्फ ड्रिल ही हो रही थी। ड्रिल इसलिए होती है कि आपके जो तलवारें हैं ना, जो हथियार है, उसमें जंग ना लगे, धार लगी रहे, ताकि जो अपॉर्चुनिटी है ना उसको मोनेटाइज कर सको। तो मैं यही बोलता हूं कि आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, या आपके ऑडियंस जो भी हैं, कि आपको एक चीज करना है लाइफ में, हमेशा पढ़ाई करना है। हर 6 महीना में एक सर्टिफिकेशन करना है। सर्टिफिकेशन मत करो, लेकिन आप सीसीएनए कर रहे हो, सीसीएनपी कर लो। सीसीएनपी कर लिया, सीसीआई की तरफ जाओ, F5 पढ़ लो, पोलो उल्टो पढ़ लो, साइबर सिक्योरिटी पढ़ लो, लेकिन पढ़ो जरूर। कब आएगा आपके डोर पे इनविटेशन आपको नहीं पता है, और जब आएगा तब आपके पास ऑफर। मैंने भी बहुत ऐसे काम किए हैं सर, मेरे भी आपको ऑफर दिखाऊंगा। तो 5-5 ऑफर मेरे पड़े हुए थे, मैंने किसी को ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मेरे को मजा आ रहा है जहां मैं काम कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है कि ठीक है, एवरीवन इज गुड, माय बॉस इज गुड, माय मेंटर इज गुड, सब लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं भी उनके साथ लगा रहता हूँ। तो मुझे खुद अच्छा लगता है कि भाई ठीक है, क्यों छोड़ना है कंपनी को। आप तो इस जगह, ऐसी जगह से बिलोंग भी करते हो जहाँ आदमी पढ़ाई के पीछे तो पागल है। आप बिहार में चले जाओ, वो मैं फिर वही रेफरेंस लूंगा किसी न किसी बंदे का, एक अवध ओझा जी हैं। जी सर। तो वो कहते हैं कि या तो बिहार में मिलेगा बिल्कुल ऐसा कि उसने सब पढ़ रखा होगा, या फिर बिल्कुल नहीं पढ़ेगा, वो कट्टा लगा के ही घूमेगा। मिडिल वाला बंदा वहां मिलता ही नहीं है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखो सर, ये पुरानी कहावतें हैं, मैं इस चीज को अग्री कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ, पहले हमारे गांव में भी ऐसी चीजें होती थी, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ चीजें चेंज हो गई हैं। लोग, अब डिजिटल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, लोग काफी गांव में आजकल एजुकेट हो गए हैं। लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, आपका यूट्यूब यूज करते हैं, लोग आपका फेसबुक यूज करते हैं। तो काफी जो जेंडरी है ना, चेंज हो गई है। तो वो लोग सच और झूठ और कट्टे वाली जो बात है, अब थोड़ा सा है, लेकिन अब उतना नहीं है, बट काफी कुछ चेंज हो चुका है। वहां भी अब घर घर एजुकेशन के लोग बारे में बात करते हैं, अच्छी सड़क की बात करते हैं, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। बट हाँ, चीजें चेंज हो रही हैं, बट टाइम लगेगा थोड़ा और अभी। आपकी जो पहली जॉब लगी थी वो 5,000 की लगी, आज आप लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो पहला ब्रेक थ्रू आपको कब मिला और कैसे मिला? देखो सर, जॉब तो 5,000 की मिली है, और अभी जो कमा रहे हैं सब ऊपर वाले की दया है। जो भी हमारी सैलरी है कॉर्पोरेट में जो भी होती है, तो इंडिया में तो ठीक है, हम कर रहे हैं, 30% टैक्स भी देना, आपको मेहनत भी करना है। लेकिन ब्रेक थ्रू कैसे मिला कि जब मैं बीटेक किया था, तो मेरे पास, मैं बताया कि मेरा कोई गॉडफादर नहीं था, ना मेरा कोई घर में कोई जानने वाला था, ना कोई मेरा फैमिली में जानने वाला था। तो हम बहुत स्ट्रगल किए कि भाई कहीं से मेरे को एक ब्रेक मिल जाए। तो मैं इस बात को कहने में थोड़ा भी आज संकोच नहीं करूँगा कि मेरे गाँव के ही एक मेरे भैया हैं, राइट, इनका नाम मनोज जी है, राइट। उन्होंने मेरी इनिशियली हेल्प की, राइट, कि वो इंजीनियर थे, गांव के मेरे इकलौते इंजीनियर थे, तो उन्होंने मेरी हेल्प की, और उनके हेल्प के द्वारा मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला, जो बहुत ही छोटी सैलरी पे मिला, लेकिन वो एक ब्रेक था मेरे लिए, कि मेरे को वहां से स्टार्ट हो। फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो भी बहुत अच्छे पोजीशन पे आज के डेट में, एक बहुत ही अच्छे लेवल पे हैं जहां भी हैं। लेकिन वहां से मैं धीरे धीरे अब मैं वहां से अपना मेंटर बनाना स्टार्ट किया। जब मैं टेक महिंद्रा में था, तो हमारे एक बड़े अच्छे मेंटर थे, आशुतोष सर, हमारे शैलेंद्र सर थे। वो इतना ज्यादा मतलब कि मोटिवेट करते थे, इतना ज्यादा हमें मतलब पढ़ाने के पीछे लगे रहते थे कि भाई तुझे ये करना, तुझे ये करना है, और खुद ही पढ़ाते थे। तो वैसे मेंटर मुझे मिले, जो मुझे डे 1 से गाइड किया, और लोगों ने मुझे हेल्प किया। मैं ब्रिटिश टेलीकॉम में जाता, तो मुझे एक लोकेश चुग सर थे हमारे, जो आज बहुत बड़े ग्लोबल ट्रेनर हैं, राइट, बहुत बड़े मेंटर हैं, और मतलब ग्लोबली उनकी रीच है, राइट। तो वो मुझे बहुत हेल्प किया उन्होंने। मेरे ब्रिटिश टेलीकॉम में मेरे विपिन सर एक थे, अच्छे गोगोई थे, दे आर द मेंटर्स, राइट। सो दे हेल्प मी अलॉट, राइट, कि भाई उनके अंदर मैंने काम किया, दे आर वेरी पैशनेटेड प्रोफेशनल्स। तो वहां से मुझे एक्चुअली मेंटर मिले, उन्होंने मुझे हेल्प किया, मुझे अपॉर्चुनिटी दिया कि भाई पंकज तुझे इंटरव्यू लेने हैं, 50 इंटरव्यू लेने महीने में, चल ले। जब इंटरव्यू लेना था, को पढ़ाई करनी पड़ेगी। पंकज तुझे ये करना है, तुझे कंसल्टेंट का रोल दे रहे हैं, तू ये कस्टमर को संभाल, बहुत क्रिटिकल कस्टमर है, देख कैसे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, तो पढ़ाई कर इस नेटवर्क के बारे में। तो मेरा एक फ्रेंड है लवलेश यादव, तो हम दोनों की बड़ी अच्छी बनती थी। सो वो अभी यूएस में बैठा हुआ है, तो अभी पॉडकास्ट सुनेगा तो बोले तो वो उसमें हमारी हमेशा कंपटीशन होती थी कि भाई मैं भी करूंगा तो भी करता, लेकिन हम दोनों की अच्छी बॉन्डिंग थी, आज भी बात होती है, और बहुत अच्छे लेवल पे। अभी एससीएल से यूएस गया हुआ है और सेटल है वहां पे, तो हमारी बात होती रहती है। तो ही हेल्प अ लॉट, राइट, मैंने भी उसको हेल्प की, उसने भी। होता है ना कि आपको एक अच्छा फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिल जाता है कंपनी के अंदर, तो यू कैन मेक अ गुड प्लेटफॉर्म टू लर्न समथिंग एंड ग्रो समथिंग। और वो अभी तक चलते आ रहा है, मेरा नेटवर्क है, मैं सबसे बात करता हूँ, सबके साथ टच में रहता हूँ। तो इस तरीके से करके धीरे धीरे चीजों को अपने आप को प्रोग्रेस कराया। अगर आज आपको मैं कहूँ कि पंकज सर, आज आप अपने करियर का फर्स्ट स्टेप ले रहे हो,
ऑल्दो आपके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन आपको फिर से पहला स्टेप लेना है, तो वो स्टेप क्या लोगे आप? पहले तो मैं ये सोचूंगा कि मेरे को कोडिंग में स्किल इंटरेस्ट है या नॉन कोडिंग में। अगर मेरा कोडिंग में इंटरेस्ट है, जैसे सपोज करो कि मैं एक कंफ्यूज बच्चा हूं और मुझे नहीं पता है, तो अगर कोई समझाने वाला नहीं है तो मैं अपना इंटरेस्ट के बेसिस पे कोडिंग में डेफिनेटली मुझे कुछ सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा, जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन वगैरह। लेकिन अगर नॉन कोडिंग में जाना है जिसमें मेरी एक्सपर्टीज है, तो मैं यही बोलूंगा कि अगर आप बीए कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, एमसीए कुछ भी कर रहे हो, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, डजेंट मैटर, आप आंख बंद करके सीसीएनए की पढ़ाई करना स्टार्ट करो। बिल्कुल मत सोचो, सिर्फ सीसीएनए की पढ़ाई करो आप। और पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि सर्टिफिकेशन कर लेना, जाकर कहीं से पढ़ो, आप कुछ भी करो, आप सीसीएनए पढ़ो। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने 6 महीने उस पर इन्वेस्ट कर दिया, कमरे में लॉक कर लेना अपने आप को, कुछ मत पूछना, बस ये देखना कि राउटर स्विच के सपने देखना, देखो आपकी 6 महीने बाद कैसे जनरेट चेंज हो जाती है। बिल्कुल, मैं भी सभी को यही सलाह करूंगा कि लाइफ में 2 चीजें बहुत सोच समझ के आप चूज करना, पहला तो करियर, दूसरा वाइफ। दोनों के साथ आपको पूरी लाइफ गुजारनी है। अगर थोड़ा भी आपकी मिसलीडिंग हो गई या आपकी मिसकॉन्सेप्शन हो गई कि नहीं यार ये नहीं, ये कर लेता तो ज्यादा बेटर होता, तो पूरा जीवन पछताना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि करियर में एक बार स्टेप आगे बढ़ा दिया कि ये लाइफ में बनना है, तो आप पीछे नहीं जा सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि आप 30-35 साल पर आगे सोचो कि यार आप कोडर छोड़ता हूँ, नॉन कोडिंग फील्ड में चला जाता हूँ, फिर बहुत आपका लंबा स्ट्रगल हो जाएगा। तो पंकज सर, अगला क्वेश्चन ये है, आपने देखा कि आज के टाइम में मार्केट में बहुत ज्यादा हाई पेड कोर्सेस आ गए हैं, मार्केटिंग पे बहुत लाखों करोड़ रुपए खर्च करते हैं, बहुत ही ओवर हाइप बना देते हैं कि आप ये कोर्स कर लो, 1 करोड़ का पैकेज तो पक्का। लेकिन आपको पता है कि ज्यादा स्कैम भी इसी फील्ड में होते हैं। स्टूडेंट को तो नहीं पता कि स्कैम होने वाला है या जॉब लगने वाली है, क्योंकि जॉब जब कंपनी के पास जाएगा तो वो कुछ और ही बोलेंगे, उनके पास अलग ही क्वेश्चन होते हैं, और पढ़ाने वाला अपने बेसिक के हिसाब से पढ़ा देता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ध्रुव जी, ये बहुत ही कंसर्न है, राइट, कि भाई स्कैम हो रहे हैं मार्केट के अंदर। एब्सोल्युटली राइट। मैं ये बोलता हूँ कि आपको जो चीज़ें हैं, आपको स्कैम में नहीं फंसना इनिशियली। आप कभी भी करियर को लेकर अगर आप कुछ भी करना चाहते हो तो आप खुद रिसर्च करो, थोड़ा सा खुद रिसर्च करो। एआई है, उससे पूछो जाकर कि मुझे ये करना है, तुम मुझे बताओ क्या सही रहेगा। और यूट्यूब है, यूट्यूब पे आपकी हर लर्निंग फ्री पड़ी हुई है, आप वहां से पढ़ाई करो। आपकी यूडेमी प्लेटफॉर्म है, वहां से पढ़ाई करो, बहुत सारे कोर्सेज आपको वहां मिल जाएंगे बहुत सस्ते में। आप इनिशियली मेंटर के पास मत जाओ जब तक आपको ये नहीं लगता है कि मैं अब ये कर सकता हूं, जब तक आपका अंदर से वो निकल कर नहीं आया कि भाई कि मैं ये पर्टिकुलर कोडिंग नॉन कोडिंग की जॉब की मैं मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकता हूं, तब तक आप हाई पेड कोर्स में मत जाओ। और हाई पेड कोर्स पे कभी भी कॉम्बो के चक्कर में मत पड़ो कि भाई मुझे 30,000 का 40,000 का कोर्स खरीदना है या 50,000 का कोर्स करना है, 1 लाख कोर्स करना ही। सपने मत देखो, एक एक करके पढ़ाई करो। सीसीएनए सीखो, सीख लिए मास्टर बन गए, सीसीएन पे सीखो, फार्वल पढ़ो। तो सपने बड़े रखो, लेकिन उसको किसी को जाकर ऐसे ही पैसे देकर बर्बाद मत करो। खुद थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा पेन होगा, थोड़ा रिसर्च करोगे, थोड़े लोगों को फॉलो करो जो आपके लाइक माइंडेड हैं, ऐसे कंटेंट देखो जो लोग क्या बात कर रहे हैं, उसके बेस पे माइंडसेट अपना चेंज करो। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो आपको कुछ सिखा रहा है, कोर्स दे रहा है। अगर बंदे का दिल साफ है और उसने सोच लिया कि मेरे पास 10 स्टूडेंट आए हैं और मुझे इनका हाथ पकड़ना है, ये मुझे 40,000 50,000 रुपए दे रहे हैं, तो अगर वो आपके करियर के बारे में सोच रहा होगा, बहुत सीरियस होगा, तो आपको जाने नहीं देगा। मैंने कितने सारे स्टूडेंट, हजारों देखे हैं जो कोर्स में एनरोल करते हैं इस टाइप के, और 50% या 60% कोर्स कंप्लीट करके ही ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं यार मजा नहीं आ रहा, फीस पूरी पे कर देंगे। आप 10 कोर्स करते हो, उसमें से एक अच्छे से करते हो, 9 आप यूं ही एनरोल कर लेते हो। तो सबसे पहले क्या करना है, कोई भी आपको कोर्स लेना है उसकी पहले फ्री रिसोर्सेज से जो भी स्टडी है वो कर लो। हमारे चैनल पे कर लो, हजारों वीडियो हमने डाल दी, 5 साल से आप देख रहे हो, हम कंटिन्यूस पोस्टिंग कर ही रहे हैं, एक भी दिन हम ब्रेक नहीं कर रहे, ये हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो आप पहले उससे पढ़ो, आप समझो कि आप क्या इस फील्ड में जाना चाहते हो, क्या ये आपकी सेकंड वाइफ बन सकता है, तभी एंटर करो। तभी आप 40-50 हजार रुपए देके फिर मन लगा के और पेड कोर्सेज करो। पेड कोर्सेज के फायदे होते हैं, पैकेज बढ़ते हैं, मेंटोरशिप मिलती है, क्योंकि अगर किसी ने लाखों रुपए खर्च करके और साल लगा के कोई कोर्स कंप्लीट किया है तो वो यूं ही नहीं किया। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा आपको कि कोई भी जो आपको कोर्स करना है, कोई भी करियर में आपको डिसीजन लेना है, तो सबसे पहले आपको ना थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। मेरी 3 साल तक सैलरी बहुत कम थी, 3 से 4 साल तक, मतलब कि जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी मैं मान के चलो कि 15-20-25 रुपये कमाता था, यही मेरी सैलरी थी। ये तो आज भी उतनी, हाँ, मतलब कि जब इनिशियली जब बता रहा हूँ कि जबकि मैं सीसीएनए में जाता था उसमें सैलरी उतनी नहीं बढ़ती थी, राइट।
तो मैं ये बोलता हूँ कि आपको एक पेशेंस रखना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि कोई भी आप इंडस्ट्री में हो, किसी फील्ड में, आपको 3 साल मिनिमम एक तपस्या करना पड़ेगा। अगर आप 3 साल तपस्या करते हो तो आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। मेरा ये पर्सनल मानना है, और ये मैंने कई थ्योरी पढ़ रखी है कि एक बार 3 साल तक तो मेहनत करनी पड़ेगी, आपको दिन रात करना पड़ेगा, तभी आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा। अगर उससे पहले आप सोचते हो तो फिर आपके लिए नहीं बना कोई भी इंडस्ट्री। मेरा भी पर्सनल यही मानना है कि आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, पहले 3 साल का टाइम ले लो घर वालों से कि मैं 3 साल आपके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनी रोटी खा लूं, खिचड़ी खा लूं, यही मेरे लिए बहुत है। उसके बाद आप डिसाइड करो 3 साल में। लेकिन अगर हाँ आपने के अंदर करेज है, आप डिसिप्लिन हो, कंसिस्टेंसी है, हार्ड वर्क करो, तो कोई भी आपको टॉप लेवल पर पहुंचने से नहीं रोक सकता। दुनिया में इम्पॉसिबल जैसी चीज कुछ बनी ही नहीं है। अगर आपने सोच ली है कि करना है तो करना है। बस ये हो सकता है कि किसी को ज्यादा हाई पैकेज मिल जाएगा, बाहर चला जाएगा, हो सकता है कि आपकी चॉइसेस हो, आपको मम्मी पापा के साथ यहीं दिल्ली एनसीआर बैंगलोर मुंबई में रहना पड़े, चॉइसेस योर्स। लेकिन करियर में टॉप लेवल पर पहुंचने के लिए शॉर्टकट तो कोई नहीं बना, कोई नहीं शॉर्टकट, आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। आपके हिसाब से मैं कुछ करियर टिप्स लेना चाहूंगा सर, एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, एक स्टूडेंट के लिए, और एक फ्रेशर जो जॉब ढूंढ रहा है उसके लिए। सबसे पहले हम फ्रेशर की बात करते हैं सर, कि फ्रेशर कोई भी हो, किसी भी इंडस्ट्री का हो, चाहे बीटेक किया हो, बीए किया हो, बीकॉम किया हो। स्पेशली मैं बात करूंगा नॉन कोडिंग, उसको आईटी में जाना है नॉन कोडिंग में, तो मैं यही बोलूंगा कि देखो आजकल गवर्नमेंट जॉब की तो बहुत मारा मारी है। आप 3 साल 4 साल लगाते हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, फिर भी इस गारंटी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। देयर इज नो गारंटी कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो मेरा ये पर्सनल मानना है कि वो 3-4 साल आप वेस्ट मत करो, एसएससी की तैयारी मत करो। आप कोई करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप फैमिली से वेल एस्टेब्लिश्ड हो, आपके रिस्क कम है, आपके मम्मी पापा इतने कैपेबल हैं कि आपके खर्चे उठा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप स्ट्रगलिंग फैमिली से हो, जैसे मैं था, तो मेरा ये मानना है कि आप आईटी में या फिर कोडिंग में या नॉन कोडिंग में ऐसे कोर्स को करो जिससे आपका जॉब ओरिएंटेड हो, इमीडिएटली आपको पैसा मिले। 6-8 महीने आप पढ़ाई करो और आपको 2-3 लाख का पैकेज, 3 लाख का तो मिनिमम पैकेज आपको मिल ही जाएगा। तो कोई भी फ्रेशर है, पास आउट किया, मैं बोलता हूँ कि कुछ भी सीखो, साइबर सिक्योरिटी सीखो, सीसीएनए पढ़ो, क्लाउड पढ़ो, लेकिन पढ़ो। निकलते ही आपके कॉलेज से आपको जॉब मिल जाएगा, इसकी मेरी गारंटी है। आप अप्लाई करो, हजारों जॉब्स अवेलेबल है। मतलब इतनी सप्लाई ज्यादा है, डिमांड मतलब इतनी डिमांड है, सप्लाई बहुत कम है। मतलब इंजीनियर की बात करोगे तभी भी कंपनियां स्ट्रगल कर रही हैं, राइट, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर खोजने में, नेटवर्क इंजीनियर खोजने में। तो अगर आपको स्किल है तो आप कर सकते हो। एक तो हो गया फ्रेशर्स के लिए, एक हो गया आपका वर्किंग प्रोफेशनल के लिए। वर्किंग प्रोफेशनल क्या होता है कि भाई मैं 10 साल का हो गया हूं, मेरा 5 लाख का पैकेज है, 10 साल का हो गया हूं, 10 लाख का पैकेज है। तो एक कैलकुलेशन होता है आईटी के अंदर कि अगर आपका जो भी एक्सपीरियंस है उतना आपका पैकेज तो मिनिमम होना चाहिए। जैसे 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपका मिनिमम 5 लाख का तो पैकेज होना चाहिए। अच्छा, अगर आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है तो 10 लाख का पैकेज होना चाहिए। अगर उससे नीचे हैं आप, तो आप बिलो पॉवर्टी लाइन आप इसको बोल सकते हैं, कि मतलब आप अच्छा नहीं कर रहे हैं अपने करियर में। मतलब ये बिल्कुल इंडस्ट्री का रूल है कि अगर आपका एक्सपीरियंस, आपका पैकेज कम है तो आपका करियर सीरियस में स्ट्रक्ट है। आपको अगर आप इक्वल हैं तो ओके है, ज्यादा कुछ खुश होने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपका 1.5x, 2x, 2.5x, अगर किसी का 3x है, 10 साल का इसमें 30 लाख का पैकेज है, ही इज सुपर, राइट, ही इज डूइंग वेल। किसी का अगर 25 का पैकेज, 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो भी बढ़िया कर रहा है। 1.5 मतलब 15 लाख का पैकेज, ही इज डूइंग गुड। लेकिन अगर 10 है या 10 से नीचे है और वो आप आइडियल इंडस्ट्री में है, तो आपके लिए सीरियसली काम करना है एंड आपको कुछ ना कुछ अपने करियर पे काम करना। तीसरा एक और पूछा था आपने सर, क्या पूछा था सर? एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, कॉलेज स्टूडेंट के लिए और फ्रेशर के लिए। हाँ, तो कॉलेज स्टूडेंट जो हमारे होते हैं, मेरा ये मानना है कि जो कॉलेज स्टूडेंट है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के हैं, सीएस के हैं, देखो कोडिंग में क्या है कि कोडिंग में बहुत चैलेंजेस है, एआई आ गया। तो मैं बोलता हूँ कॉलेज से इंटर्नशिप करो, आप सीसीएनए का इंटर्नशिप करो, आप इसके वर्कशॉप अटेंड करो, इनकी लैब पे काम करो। जैसे आप लोग विनर टेक्नोलॉजी हैं, आप लोग तो लैब रेंटल देते हैं, राइट, आप लोग वर्कशॉप कराते हैं, आप लोग इंटर्नशिप खुद ही कराते हैं, तो आपके पास तो स्टूडेंट आते रहते होंगे, राइट, बहुत स्टूडेंट आते हैं, हजार। तो आपके पास हजारों स्टूडेंट आते हैं जो करते रहते हैं, राइट। तो आप लोग भी मतलब कि आप लोगों को पता है कि भाई इंटर्नशिप कोई करता है कॉलेज में रहते रहते, तो मतलब कि उसको आइडिया लग गया कि भाई नेटवर्क होता क्या है, साइबर सिक्योरिटी होती क्या है। तो वो बच्चा जैसे ही कॉलेज से निकलेगा, सीसीएनए अगर कर लेता है या कॉलेज में ही कर लिया, तो उसके ऑलरेडी 6-8 महीने का एक्सपीरियंस टैग लग गया। अगर जाएगा वो एसएल में इंटरव्यू देने के लिए, विप्रो में या फिर सिस्को में या जूनिपर में, तो उसका ऐसी जॉब लग जाएगा। और स्टार्टिंग पैकेज 5 से 7 लाख रुपया, क्या बुरा है बताओ आप? ऑब्वियस है। आप प्लेसमेंट के लिए वहां मर रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, इससे बेटर यही कोर्स कर लो ना, क्या दिक्कत है? सही बात। कोडिंग आपको जाओगे तो कोडिंग आपको यही बढ़िया कोडिंग करके देगा, आपको वहां जॉब मिलेगी नहीं, तो यही कर लो।
नहीं देखो, मेन ये होता है कि मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आज हम आपके लिए पॉडकास्ट बना रहे हैं कि आप ये कर लो, ये मत करो, तो हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। मतलब ऑब्वियस है, हो सकता है कि हम अपने फायदे के लिए बात कर रहे हो या आपके फायदे के लिए बात कर रहे हो, लेकिन आपके फायदे में हमारा फायदा है। अगर आपकी जॉब नहीं लगेगी, आपका करियर में ग्रोथ नहीं होगी, आप एक सर्टिफिकेशन करोगे, आप नेगेटिव रिव्यू से दोगे, कमेंट दे दोगे, कोई फायदा नहीं होता, ये तो फालतू बात कर रहे हैं। तो हम ऐसी बात क्यों करेंगे? कोई भी पॉडकास्ट या कोई भी वीडियो या कोई भी मेंटोर या कोई भी कोचेस या कंसल्टेंट भी चाहता है कि वो उन्हीं चीजों को पिक करे जो मार्केट में हॉट है, जिसमें अभी जॉब आ रही है। वो पहले स्टडी कर रहा है पीछे कि अभी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं आने वाले 4-5 साल में। वो हम आज से प्रिपरेशन शुरू करते हैं, क्योंकि जो 5 साल में होने वाला उसके लिए मेंटोर को या कोचेस को पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ती है। अब जैसे एआई है, तो एआई आने वाले, अभी इतना एआई, आप लोग एआई अभी सुन रहे हो, अभी आप में से 1 या 2% ही लोग एआई को सही से यूज कर पाते होंगे, 98% लोग यूज नहीं कर पा रहे। लेकिन मैं लिख के दे सकता हूँ, आने वाले 5 साल बाद आप में से 50% लोग डेली बेसिस पे एआई यूज करोगे। लेकिन उसको सीखने का आज ही शुरुआत करनी पड़ेगी। आप लोगों ने हमें अपना बेशकीमती समय दिया 1 घंटे का, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत दिल से आभार। लेकिन लास्ट मैसेज मैं आपसे फिर भी लेना चाहूंगा कि जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल हैं या स्टूडेंट हैं, जॉब सीकर्स हैं, फ्रेशर हैं, एट लास्ट आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं लास्ट में यही मैसेज देना चाहूँ सबको कि अगर आपको इंटरेस्ट है आईटी करियर में अपने आप को ग्रो करना, तो सिर्फ आप अपने आप को एजुकेट करो, सिर्फ अपनी लर्निंग पे फोकस करो। आप प्रैक्टिस पे ध्यान दो कि भाई लैब्स कैसे होंगी, मेरी प्रैक्टिकल्स कैसे होंगे, तभी आप पैसा कमा सकते हो। अगर आप सोचो कि सर्टिफिकेशन में कर लूँ, फैंसी इंस्टीट्यूट से पैसे देके कोर्स खरीद लूँ तो मेरा हो जाएगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको दिन रात, आपको सैटरडे संडे आपको बर्बाद करना पड़ेगा। आपको अपनी पढ़ाई करते करते आपके अपने लैब से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप अपने लाइफ में सक्सेस हो सकते हो। दैट्स ओनली, हार्ड वर्किंग तो होना ही पड़ेगा आपको। ट्रू, देयर इज नो शॉर्टकट इन द लाइफ। देखो, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, ये तो हम लोगों को पता चल गया इतनी मेहनत करने के बाद। हमने आपके लिए 5 साल से कॉन्टिन्यूस वीडियो बना रहे हैं ऑन नेटवर्किंग, ऑन साइबर सिक्योरिटी, ऑन क्लाउड। तो आज का पॉडकास्ट आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा और बहुत इंसाइटफुल था, बहुत नॉलेजेबल था। हमने सीखा और समझा कि वो कौन कौन सी ऐसी टर्म है, कौन कौन से ऐसे सर्टिफिकेशन है जो अभी मिस है, जो आपको करने हैं। सर ने लॉट्स ऑफ सर्टिफिकेशन बता दिए, लिंक्डइन प्रोफाइल आप जाके चेक कर सकते हो। साथ में जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बता दी कि पैसे की कोई कमी नहीं है भाई, पैसे देने वाले मार्केट में बहुत बैठे हैं, बहुत कंपनी आपसे कह रही आ जाओ, लेकिन स्किल पहले इंपॉर्टेंट है। तो स्किल लेनी है तो गुइनेट टेक्नोलॉजीज आपके साथ है। और इस पॉडकास्ट से आपने क्या सीखा वो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर दो, बराबर में बटन दबाए, ताकि आपको ऐसे और वीडियोस और पॉडकास्ट मिलते रहें। और वीडियो को बिल्कुल लाइक करना मत भूलना, और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो बीटेक कर चुके हैं, और अगर वो जॉब सर्च कर रहे हैं या वर्किंग प्रोफेशनल हैं, अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं, या फिर वो अपना पैकेज बढ़ाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का, एंड थैंक यू सो मच पंकज सर, थैंक यू सो मच ध्रुव जी फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। और हम जल्दी आपसे मिलते रहेंगे, बिल्कुल हमारे व्यूअर्स आपके एक्सपीरियंस का फायदा उठा सके, और हम भी। बिल्कुल टेक्नोलॉजीज आपका हमेशा आभार रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन।